इन साथियों एक बार फिर स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों आप जैसे कि सभी जानते हैं कि यूपी जीके इंपॉर्टेंट होने वाली है, आने वाली उत्तर प्रदेश वैकेंसी के जो फॉर्म भरे गए हैं और जून में 8 या 9 10 जनवरी की जो डेट संभावित है उत्तर प्रदेश की, उसमें यूपी जीके के 7 से 8 क्वेश्चन बहुत अहम रोल रहने वाला है। ठीक है, तो अपनी क्लास मैराथन होने वाली है यूपी जीके की तरफ से और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरी यूपी जीके कवर होने वाली है इस मैराथन क्लास में। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। कब? 1836 में। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत कौन सा हुआ करता था? आगरा व अवध का क्षेत्र। 1902 में संयुक्त प्रांत हुआ करता था आगरा व अवध का क्षेत्र और 1937 में संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पूरा नामांकन हो गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। ये डेट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। IMP लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखेंगे कि 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों से उत्तराखंड बनाया गया था। इसका उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को बनाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब? 24 जनवरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद रखेंगे। और राजकीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी। और राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा। और राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? सारस या फिर क्रॉच। ठीक है, कार्यालय की भाषा कौन सी उत्तर प्रदेश की? हिंदी व उर्दू, दो। ठीक है, आगे देखेंगे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो ये लोगो है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं इस लोगो में, ये उत्तर प्रदेश का लोगो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश। तो जानेंगे कि जो ये तीर है इसका क्या प्रतीक है। तीर का प्रतीक जानेंगे कि तीर जो है भगवान श्री राम व भगवान श्री राम का प्रतीक है। और जो ये 2 मछलियाँ हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये 2 जो मछलियाँ, इनका क्या मतलब है कि अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद जो ये नहर सी जा रही है ना, ये तीर से बना हुआ है, इसका देखेंगे ये 3 तिरंगे जो हैं गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का लोगो है। आगे देखेंगे जानेंगे थोड़ा-सा कि उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ कब से कब तक कौन सी रही थी। पहली बनी थी आगरा 1836 से 1858 तक। ठीक है, यूपी की राजधानी आगरा होती थी। कब? 1836 से 1858 तक। यह यूपी की पहली राजधानी। अगर पूछा जाए कि यूपी की पहली राजधानी कौन सी रही है, तो आगरा रही है 1836 से 1858 तक। सेकंड हो जाएगी हमारे प्रयागराज। प्रयागराज रही है 1858 से 1921 तक। ठीक है, यूपी की राजधानी कौन सी रही है? सेकंड, प्रयागराज। सेकंड, ये सेकंड हो जाएगी और वो वाली कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी। आगे देखेंगे लखनऊ। इसका देखेंगे 1858 से 1921 तक यूपी की राजधानी प्रयागराज रही थी। और लखनऊ को देखेंगे कि आंशिक रूप से, यानी कि अनऑफिशियल देखेंगे 1921 से 1935 तक लखनऊ राजधानी रही थी उत्तर प्रदेश की। थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे इसको। देखेंगे और पूर्ण रूप से 1935 से अब तक पूर्ण राजधानी रही है कौन सी? लखनऊ। यानी कि उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी कब रही? कौन सी रही है? लखनऊ रही है। वर्तमान यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 24,0980। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.33% है। आप इतना याद रखेंगे। और 7.33% क्षेत्रफल के साथ यूपी का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आगे देखेंगे 4 कौन-कौन से हैं। इससे पहले 3 कौन-कौन से हैं। पहला हो जाएगा हमारा राजस्थान, जो 10.4 के साथ ऊपर है। फिर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश जो 9.38 के साथ है। और फिर हो जाएगा तीसरे नंबर महाराष्ट्र जो 9.36 के साथ में है। और चौथा हो जाएगा हमारा यूपी 7.33% के साथ क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, आगे जानेंगे, देखेंगे थोड़ा-सा इसमें कि सहारनपुर यूपी का सबसे ऊपरी जिला है। कौन-सा? सहारनपुर पूछा जाएगा। और इसका जो यूपी का पश्चिमी जिला कौन-सा हो जाएगा हमारा? शामली हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? शामली। और यूपी की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 650 किलोमीटर। और यूपी की उत्तर से दक्षिण तक कितनी हो जाएगी? 240 किलोमीटर। और बलिया जानेंगे कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन-सा हो जाएगा हमारा? बलिया हो जाएगा। और सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा। जैसे आप सब जानते हैं ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है? और ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण में सोनभद्र यूपी का दक्षिणी जिला। आगे जानेंगे थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में कि टोटल जिले यूपी के कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। यूपी के 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री साझा करता है। केवल यूपी एक देश नेपाल के साथ साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय। 8 स्टेट जानेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और एक यूटी जो लगा हुआ उत्तर प्रदेश से कौन सा लगा हुआ है? दिल्ली। आगे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश यूपी के साथ कितनी बाउंड्री लगाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यूपी की एकमात्र बाउंड्री लगती है कौन सी? सहारनपुर। ठीक है, दूसरे नंबर आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ यूपी के कितने? 7 जिले लगते हैं। कौन-कौन से हो जाएंगे? देखेंगे 7 जिले कौन-कौन से हैं। पहला सहारनपुर हो जाएगा, दूसरा मुजफ्फरनगर हो जाएगा, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पाँचवां रामपुर, छठा बरेली और सातवां पीलीभीत हो जाएगा। ठीक है, बिहार के साथ देखेंगे कि यूपी के कितने जिले लगते हैं? बिहार के साथ 7 जिले लगते हैं। ठीक है, कौन-कौन से जिला है? महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ यूपी के कितने जिले लगते हैं? तो 11 जिले लगते हैं। कितने? 11। ठीक है, पहला हो जाएगा आगरा, दूसरा इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, कितने हो जाएंगे? अपने 11 जिले हो जाएंगे। आगे देखेंगे ललितपुर के बारे में जानेंगे। ललितपुर तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन रहेगी वाली भी। आगे देखेंगे राजस्थान। राजस्थान के साथ यूपी के 2 जिले लगते हैं। ठीक है, कौन-कौन से? आगरा और मथुरा।
किसके साथ? राजस्थान के साथ। हरियाणा देखेंगे कि हरियाणा के साथ यूपी कितने 6 जिले लगते हैं। कौन-कौन जिले हो जाएंगे? सहारनपुर हो जाएगा, शामली हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा और मथुरा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे कौन सा? छत्तीसगढ़। सॉरी, हाँ ये तो 6 हो गए ना। 7वां ये रहा अपना, क्या नाम है, छत्तीसगढ़, और एक हो गया अपना झारखंड। ठीक है। दिल्ली की यूटी है, दिल्ली के साथ यूपी के 2 जिले लगते हैं। कौन सा? पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा हमारा गाजियाबाद। आगे देखेंगे कि सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। कौन-कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेपाल के साथ यूपी के सीमा साझा करने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इनकी लंबाई कितनी है? 579। ठीक है। पहला कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। एनसीआर में शामिल यूपी के कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं। ठीक है। 8 जिले एनसीआर के अंदर आते हैं यूपी के। कौन-कौन से हो जाएंगे? शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है। यूपी के सबसे बड़े जिले कौन-कौन से हैं? लखीमपुर खीरी है यूपी का सबसे बड़ा जिला। ठीक है। जिसकी लंबाई देखेंगे 7680 किलोमीटर है। सोनभद्र यूपी का सेकंड सबसे बड़ा जिला है। पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी का सेकंड सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? हाँ, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा हापुड़। हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला है। कितना? 660 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा संत रविदास नगर। ठीक है। भदोही के अंदर। गाजियाबाद यूपी का तीसरा सबसे छोटा जिला है। ठीक है। यूपी में जिले कितने हैं? 75 और मंडल कितने हैं? 18। सबसे नया मंडल कौन सा? अलीगढ़ मंडल है। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा? लखनऊ। देखेंगे कौन-कौन सा है? 3 है सबसे बड़े-बड़े मंडल, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, 6 जिले हैं। सबसे छोटा जिला कौन सा है? आजमगढ़ है, बस्ती है, सहारनपुर है, झांसी है। 3-3 जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी में तहसील कितनी है? 351 तहसील हो जाएंगी यूपी में। और प्रयागराज यूपी का सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला हो जाएगा। यूपी में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं? प्रयागराज में है। कितनी है? 72 सीटें हैं। यूपी में विधानसभा की सबसे कम सीटें कहाँ पर? श्रावस्ती है, चित्रकूट है, महोबा है, 2-2 सीट हो जाएंगी। ठीक है। यूपी का राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे कि यूपी की राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे। पहला विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका है। तो पहले जानेंगे अपने विधायिका के बारे में कि विधायिका नियम कानूनों को बनाने का कार्य करती है। विधानसभा, विधान परिषद, अगर राज्य में हो तब राज्यपाल इसको देखेगा। ठीक है। कार्यपालिका की बात करेंगे। 2 नियम कानून विधायिका ने बनाए हैं, उन्हें धरातल पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। सीएम इसकी देखरेख करते हैं, अन्य मंत्री और एनी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो। ठीक है। और न्यायपालिका का देखेंगे कि जो नियम कानून विधायिका ने बनाए, जो कार्यपालिका ने लागू कराए, उन्हें अच्छे से परखने का काम, साथ ही राज्य के लोगों को न्याय देने का काम न्यायपालिका का होता है। ठीक है। अब जानेंगे विधायिका के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? विधायिका के बारे में। विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। ठीक है। किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? ये आते हैं 168। ठीक है। विधानमंडल का वर्णन है किसके अंदर? आर्टिकल 168 के अंदर विधानमंडल। देखेंगे सिद्धात्मक शासन व्यवस्था यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। सॉरी, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है कहाँ-कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी अपनी कहाँ पर? यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। जानेंगे थोड़ा सा विधानसभा के बारे में। सॉरी, हाँ ये रही। जानेंगे विधानसभा के बारे में। यूपी में विधानसभा सीटें कितनी है? 403 है। जब यूपी का उत्तराखंड एक थे तब विधानसभा सीट कितनी थी? 425 थी। विधानसभा में एससी के आरक्षण कितनी है? 84 है। और विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षण कितना है? 2 है। एससी व एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? 86 हैं। यूपी में विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था विधानसभा का गठन। ठीक है। आजादी के बाद यूपी में विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को हुआ था। और विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी नए चुने सदस्यों में से समान बहुमत के द्वारा एक व्यक्ति को चुनकर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो विधानसभा सदस्य होने की शपथ लेता है, न कि विधानसभा अध्यक्ष होने की। ठीक है। आगे देखेंगे कि पुरुषोत्तम दास टंडन सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद जो सबसे ज्यादा 3-3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है और श्रीपति मिश्रा और श्री बनवारी दास जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और सीएम भी रहे हैं। आगे देखेंगे कि यूपी के सबसे पहले सीएम कौन है? गोविंद पल्लम पंत है। यूपी की एकमात्र महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी रही है। और यूपी की दूसरी महिला सीएम कौन रही? मायावती रही है। और पहली दलित महिला भी मायावती ही रही है। यूपी के सबसे पुराने सीएम कौन? सबसे युवा सीएम कौन है? अखिलेश यादव रहे हैं। और यूपी के वर्तमान सीएम कौन रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है। व्यक्ति कौन से हैं? 21वें हैं। और क्रम कौन सा? 33वां क्रम है सीएम का। देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप ऐसे व्यक्ति थे जो यूपी के सीएम रहे, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। यूपी में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? 8 हुए हैं। ठीक है। यूपी से अब तक 8 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं हमें। यूपी विधानसभा 2022 के अनुसार कब से कब तक? 10 फरवरी से 7 मार्च तक।
ठीक है। 18वें नंबर की विधानसभा अभी चल रही है वर्तमान में बीजेपी में, जिसमें 255 सीट आई थी और सपा की सीटें 111 आई थी, कांग्रेस की 2 सीट आई थी और बीएसपी की 1 सीट आई थी। विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष की पार्टी कौन सी हो जाएगी? विपक्ष की पार्टी हो जाएगी सपा यानी समाजवादी पार्टी। इस बार विधानसभा 47 महिला विधायक रही हैं और योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है, कब ली है? 25 मार्च को ली थी। यूपी विधानसभा के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। गठन कब हुआ? 1937 में हुआ विधानसभा का, विधान परिषद सॉरी, विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1937 में हुआ है। आजादी के बाद विधान परिषद का गठन 1952 में हुआ था। जब उत्तराखंड व यूपी थे तब कितनी सीटें थी? 180 थी और 108 थी। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों की सीट खाली होती जाती है। आगे देखेंगे कि सबसे ज्यादा विधान परिषद सभापति कौन है? चंद्रभाल है। सबसे ज्यादा बार विधान परिषद के सभापति कौन रहे हैं? वीरेंद्र स्वरूप रहे हैं 5 बार। वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह है। विधानमंडल किस आर्टिकल के अंदर आता है? 168 और विधानसभा किसके अंदर आता है? 170 के अंदर आता है और विधान परिषद 171 के अंदर आता है, ठीक है। जानेंगे हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। हाईकोर्ट किसके अंदर आता है? 214 के अंदर आता है। राज्य में एक हाईकोर्ट होगा ऐसा कहा जाता है, किस 214 के अनुसार आर्टिकल। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार 2 राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। दिल्ली एकमात्र यूटी है जिसके पास अपना खुद का एक हाईकोर्ट है, ठीक है। हाईकोर्ट हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह से की जाती है, ठीक है। अन्य जज की बात करेंगे, हाईकोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल व हाईकोर्ट के जज की सलाह से ही की जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे कि वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट है। कितने? 25। सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा है? अमरावती हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट के सीजेआई व अन्य जजों की नियुक्ति 62 वर्ष तक की आयु के लिए की जाती है। सीजेआई हाईकोर्ट। अन्य जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख का होता है। आप देखेंगे यूपी का हाईकोर्ट कहाँ है? प्रयागराज में है और इसकी खंडपीठ यानी कि इसकी ब्रांच कहाँ पर है? सेकंड लखनऊ में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1866 को हुई थी। किस नंबर का हाईकोर्ट है? चौथे नंबर का है। प्रथम सीजे कौन थे? वाल्टर मॉर्गन थे। वर्तमान में हाईकोर्ट कौन है? अरुण बंसाली हैं, ठीक है। प्रयागराज हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी? 160 है और 160 है और जजों की संख्या के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। आर्थिक अपराधों के लिए यूपी में विशेष न्यायालय, ठीक है। इसकी बात करेंगे कितनी है? 5 हैं। मेरठ है, बरेली है, लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है। औद्योगिक न्यायाधीश की बात करेंगे तो कितने हैं? 6 हैं। पहला मेरठ है, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, कानपुर है, आगरा है। यूपी में श्रम न्यायालय कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। फैमिली कोर्ट की स्थापना यूपी में कब हुई थी? 1984 के अंदर हुई थी। न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ के अंदर है, ठीक है। जानेंगे राज्यपाल के बारे में कि आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी के, ठीक है। कार्यालय राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक यानी कि 5 साल तक। त्यागपत्र की शुद्धि का राष्ट्रपति को वेतन जो राष्ट्रपति तय करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा राज्यपाल की। आगे देखेंगे कि यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था इनके द्वारा, जिन्हें सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूपी के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? बिंदु भूषण हो जाएंगे। जब नाम चेंज हुआ तब राज्यपाल कौन थे? 24 जनवरी 1950 को एचपी मोदी थे, ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी में राष्ट्रपति का शासन। राष्ट्रपति शासन वर्णन आर्टिकल 356 में है। यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 10 बार। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को और 26 फरवरी 1959 तक रहा था, ठीक है। उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ठीक है। कितना लगा था? जानेंगे तो 1 साल 2 दिन का लगा था। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पर? जाकिर हुसैन थे, ठीक है। और सीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। सबसे लास्ट बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 तक लगा था, यानी कि 3 मई तक। 8 मार्च से 2002 से 3 मई तक लगा था। राष्ट्रपति कौन थे? के नारायण थे। सीएम कौन थे? राजनाथ सिंह थे सीएम, ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। पहला कौन सा हो जाएगा? मंत्रिपरिषद, राज्य का सचिवालय और राज्य की परिषद, ठीक है। जानेंगे कि सरकार के प्रमुख मंत्री कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होते हैं। इसका वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है और आगे देखेंगे इसके अंदर राज्य कार्यवाही परिषद के अंदर ये मंत्रिपरिषद व सचिवालय द्वारा बनाई गई तिथियों के लागू कराने का कार्य करती है, ठीक है। देखेंगे ये 2 राज्यों की भलाई के नीति निर्माण कार्य करते हैं, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन आर्टिकल 165 में किया गया है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसार पर्यंत कार्य करता है। नॉर्मल कार्य 5 वर्ष का होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा होती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। शर्तें कितनी होती हैं? भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों तक किसी अन्य पद पर कार्य कर चुका हो और 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो, ठीक है। विधानसभा में जानेंगे कि बैठ सकता है, बोल सकता है, वोट नहीं कर सकता विधानसभा में। महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे यह राज्यपाल व सीएम को विधि को संबंधित सलाह देता है। इसे द्वारा सौंपे गए कार्य को करता है। महाधिवक्ता को किसी भी कमेटी का सदस्य या हेड बनाया जा सकता है। देखेंगे लोकपाल या लोकायुक्त, इसका कार्य देखेंगे कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार
पर नियंत्रण पाने के लिए लोकपाल व नियुक्ति अधिनियम 2013 लाया गया, ठीक है, जिसे केंद्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त होते हैं। 1 जनवरी 2014 को इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली थी। 16 जनवरी 2014 को इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी में लोकायुक्त व लोकयुक्त अधिनियम 1975 में आया था, ठीक है। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल सिंह थे, ठीक है। यूपी के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। यूपी लोक सेवा प्राधिकरण, जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि यूपी के लोगों के लिए जल्दी व शीघ्र न्याय दिलाने के लिए यूपी में लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की जलवायु। यूपी की जलवायु में 3 प्रकार की जलवायु बांटा गया है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन, ठीक है। जानेंगे शीतकालीन के बारे में। यूपी में नवंबर में फरवरी का समय शीतकालीन माना जाता है। यूपी का सबसे ठंडा महीना जनवरी माना जाता है और शीतकालीन में मैदानी भाग का टेम्परेचर 27.2 सेल्सियस रहता है, यानी कि सेंटीग्रेड रहता है। शीतकाल में पठारी भाग का कितना टेम्परेचर रहता है? 28.3 रहता है और शीतकाल का मैक्स टेम्परेचर कितना रहता है? 23.3% रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि शीतकालीन का मैक्स कितना? 23.3 और शीतकाल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है? 13.3 सेंटीग्रेड रहता है। यूपी में जाड़े के समय पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जो कि टोटल रेनफॉल का लगभग 10% होती है। यदि रबी की फसल के लिए देखेंगे, यदि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसी को यूपी में महावट कहा जाता है। शीतकाल में नॉर्थ से साउथ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि साउथ से नॉर्थ जाने पर टेम्परेचर घटता है। ग्रीष्मकालीन की बात करेंगे तो ग्रीष्मकालीन में देखेंगे कि मार्च से जून तक का समय ग्रीष्मकालीन कहलाता है। यूपी में सबसे गर्म महीना मई का होता है। औसत टेम्परेचर रहता है 36 से 39 और औसतन कम से कम कितना रहता है? 21 से 23 रहता है। जानेंगे थोड़ा, बांदा में सबसे ज्यादा औसतन टेम्परेचर होता है। आगरा व झांसी यूपी के सबसे गर्म जिले हैं, यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। यूपी में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है? बरेली में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूपी में मई में जून के महीने में गर्म व शुष्क हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। वर्षा काल जानेंगे कि यूपी में जून से अक्टूबर तक का समय वर्षा काल माना जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून के बंगाल खाड़ी की शाखा से होती है, ठीक है। यूपी में ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। यूपी में नॉर्थ से साउथ जाने पर वर्षा की कमी मात्रा में कमी आती है। इसी मानसून से यूपी में लगभग 83% वर्षा होती है। यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा 184 सेंटीमीटर गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। देखेंगे सबसे कम वर्षा मथुरा में 54% होती है। यूपी यानी कि पश्चिम यूपी में 84%, मध्य यूपी में 91% और पूर्वी यूपी में 112% और दक्षिण यूपी में 94% वर्षा होती है, ठीक है। आगे देखेंगे जनगणना। सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी, लेकिन यह जनगणना नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय 1881 में हुई थी, प्रत्येक 10 वर्ष बाद, ठीक है। आगे देखेंगे विश्व में सबसे पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी, 1749 में हुई थी। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जनगणना का सबसे बड़ा आधिकारिक भारत का महापंजीकृत एवं जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि जनगणना हुई कब हुई। अब तक कुल 15 जनगणना हुई हैं। नियमित आधार पर अब तक 14 जनगणना हुई हैं। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है। और आजादी के बाद अब तक 7 जनगणनाएं हुई हैं कुल। 2011 की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अधिकारी कौन थे? सी चंद्रमौली थे, ठीक है। ये लिखी हुई है कब हुई है, तो 1872 में, फिर 81 में, फिर 91 में, 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1913 में, 1941 में, 1951 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 1 में, 2011 में, ठीक है। आगे देखेंगे थोड़ा सा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने गांव हैं? इकाई दही 1,67,744। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या कितनी है? इतनी है भाई, ठीक है। ये 199812341, ठीक है। जिसमें देखेंगे कि 1044801 कितने हैं? मेल हैं और 1533139 कितने फीमेल हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में कि यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा प्रयागराज, दूसरा हो जाएगा मुरादाबाद, तीसरा हो जाएगा हमारा गाजियाबाद। किस पर? जनसंख्या। यूपी में कम जनसंख्या की बात होगी तो महोबा आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा, हमीरपुर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी में सबसे ज्यादा मेल जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज और मुरादाबाद। यूपी में फीमेल जनसंख्या वाले बड़े जिले प्रयागराज और आजमगढ़। 10 की जनसंख्या वृद्धि यूपी में, ठीक है। सबसे ज्यादा की बात करूंगा 1951 से 61 में 16.38% सबसे कम 10 की वृद्धि रही थी। 1991 से 2000 में 25.5 सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि रही थी। 2001 से 11 में 20.22% रही थी। 2001 से 11 में भारत की 10 की वृद्धि कितनी? 17.7% रही थी, ठीक है। मेल में वृद्धि की बात करूंगा तो 19.31 और फीमेल की बात करूंगा तो 21.23% रही थी। सबसे ज्यादा 10 की जनगणना वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे हो जाएंगे पहला गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद हो जाएगा, फिर श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे सबसे कम 10 की जनगणना वाले जिले कानपुर, हमीरपुर और बागपत, ठीक है। आगे देखेंगे जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले गांवों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है, ठीक है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है।
2001 से 11 में कितनी वृद्धि हुई थी? 139 हुई थी। यूपी किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? गाजियाबाद है, वाराणसी है और लखनऊ है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, कौन कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ठीक है, लिंग अनुपात के अनुसार देखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर फीमेल की जनसंख्या, सेक्स रेशो, यूपी का सेक्स पोजीशन कितना है? 912 है। ठीक है, भारत का सेक्स रेशो कितना है? 993 है। यूपी में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो वाले जिले कौन कौन से हैं? बिजनौर, आजमगढ़ और देवरिया। सबसे कम रेशो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर का है, हमीरपुर का है, बागपत का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शिशु लिंग अनुपात देखेंगे 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर बच्चियों की संख्या कहाँ पर शिशु लिंग अनुपात कहलाता है? 2011 में यूपी का लिंग अनुपात 1902 है और 2011 के अनुसार 1916 है, सॉरी 916। यूपी में सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात वाले जिला कौन कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा बलरामपुर, कौन सा? बलरामपुर हो जाएगा, संत कबीरनगर हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। यूपी में सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हो जाएंगे? बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। साक्षरता की बात करेंगे, ठीक है, साक्षरता की बात करेंगे तो यूपी की साक्षरता कितनी है? 67.7% है। मेल की बात करेंगे साक्षरता में तो 77.3% है। फीमेल की बात करेंगे तो 57.2% है। यूपी में सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? पहला गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? श्रावस्ती हो जाएगा, फिर बहराइच हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों कि यूपी का पुरुष साक्षरता वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर है। यूपी में महिला साक्षरता वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कानपुर है। यूपी में मेल व फीमेल साक्षरता में 20.1% अंतर है। सबसे ज्यादा यह अंतर महाराजगंज में है। ठीक है, सबसे ज्यादा नगरीय साक्षरता औरैया में, सबसे कम नगरीय साक्षरता रामपुर में है। ठीक है, देखेंगे कि सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता कौन सा? औरैया में। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता श्रावस्ती में है। यूपी की जनसंख्या बात करेंगे तो ग्रामीण में 77.73% और शहर में 22.27% जनसंख्या रहती है। यूपी में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर? गाजियाबाद और लखनऊ में है। यूपी में सबसे कम शहरी जनसंख्या श्रावस्ती व चित्रकूट में है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में है और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि यूपी में एससी जनसंख्या, यूपी में कुल जनसंख्या का कितना? 20.69% एससी है और भारत में सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है। सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग पंजाब में है और सबसे सबसे कम एससी के चौथे स्थान पर है। ठीक है, पंजाब। सबसे ज्यादा एससी वाले जिले कौन से? सीतापुर और प्रयागराज। सबसे कम एससी वाले जिले बागपत और श्रावस्ती है। एससी की बात करूंगा, एससी का लिंग अनुपात कितना होता है? 907 है। यूपी में एसटी जनसंख्या 11134,273 है। मेल 18083 है और फीमेल में 553109 है। सबसे ज्यादा एससी एसटी वाला जिला एसटी वाला जिला सोनभद्र है। सबसे कम एसटी वाला जिला कौन सा है? बागपत हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे कि यूपी की धार्मिक आधारित जनगणना। यूपी में धर्म आधारित जनगणना की शुरुआत 2001 में हुई थी। 2011 के अनुसार हिंदू कितने थे? 79.9%। यूपी में सबसे ज्यादा हिंदू थे। मुस्लिम की जनसंख्या 19.26 थी और बौद्ध की 0.01%। यूपी में सबसे कम बौद्ध थे। ठीक है, आगे देखेंगे कि यूपी के जिले में उसके मुख्यालय, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा हो जाएगा, फारुखाबाद का फतेहगढ़ हो जाएगा, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर हो जाएगा, जालौन का औरई हो जाएगा, सोनभद्र का रॉबर्टगंज हो जाएगा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद हो जाएगा, कुशीनगर का पटरौना हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ हो जाएगा, नौगढ़, कानपुर देहात का अकबरपुर माती हो जाएगा, अमेठी का औरीगंज और संत कबीर नगर का भदोही, इसका ज्ञानपुर हो जाएगा, कौशाम्बी का मंजनपुर और संभल का पतासा हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है, आगे देखेंगे कि यूपी की झील के बाद झील देखेंगे। यूपी की झील है आगरा में कीमत झील है और सरोवर झील बहती है। झांसी में बरसुआ सागर है और लक्ष्मी ताल है। पीलीभीत में फुलर झील है। गंगा की सहायक नदी इसी फुलर झील से निकलती है। शाहजहांपुर में देखेंगे कि बड़ा ताल है। महुआ में देखेंगे कौन कौन सी झील है महुआ के अंदर कि विजय सागर है, कीर्ति सागर है, रहेला है, मदन सागर है, बेला सागर है। और सोनभद्र के अंदर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। सोनभद्र के अंदर यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, बहराइच के अंदर चितौरा, प्रयागराज और फैजाबाद अयोध्या के अंदर दरबन, भरतकुंड और दाहर। ठीक है, ये हो जाएंगे अपनी। आगे देखेंगे कन्नौज में हो जाएगी देवरिया ताल, बनारस में हो जाएगी ओती ताल, कानपुर में हो जाएगी मोती ताल, बहा छताल, बलिया में हो जाएगी सुरा ताल और गोरखपुर में हो जाएगी रामगढ़ ताल, चिनुआ ताल, सुल्तानपुर में हो जाएगी राजा ताल, भोज ताल और लोधी ताल, मथुरा में हो जाएगी रागा कुंड, कुसुम कुंड, श्याम कुंड। ठीक है, और देखेंगे किसमें फैजाबाद में तो हो गया। अलीगढ़ के अंदर शेख झील है, रसई झील है, इटावा में, उन्नाव में नवाबगंज है, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल झील है, सीतापुर में सीतकुंड है, चक्रकुंड है, कौशाम्बी में अलवारा है। ठीक है, ये झील हो जाएंगी। हाँ, मथुरा के अंदर और भी है, मानसिंह झील है, लो झींग है, कृष्ण कुंड है, कोली किला है। यूपी की जनजाति के बारे में बात करेंगे। यूपी की जनजातियों का वर्णन आर्टिकल 342 के अंदर करा गया है। किसी भी क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 9 नवंबर 2000 से पहले थारू, बुक्सा, भूटिया और जौनसारी जनजाति थी, लेकिन विभाजन के बाद केवल थार व बुक्सा जनजाति बची। सन 2003 में यूपी में 10 जनजातियों को जोड़ा गया था। कब? 2003 में। अब तक यूपी में कुल 12 जनजाति हैं। कितनी? 12।
यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। सबसे कम परसेंट में सबसे कम यूपी का एसटी वाला जिला कौन सा? बागपत है। और सबसे ज्यादा परसेंटेज में एसटी का कौन सा? सोनभद्र है। ठीक है, एसटी का लिंग अनुपात कितना 2011 में? 907 है। और एसटी का लिंग अनुपात 2011 में कितना है? 900 है। सबसे ज्यादा एसटी लिंग अनुपात कहाँ है? आजमगढ़ में है। और टोटल एसटी 11 इतने हो जाएंगे, 11 34 700 सॉरी 273। ठीक है, ये देख लेना थोड़ा सा, इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट। भारत की जनसंख्या कुल कितनी है? यूपी में एसटी कितनी है? 1.9%। यूपी की जनसंख्या कुल एसटी कितना परसेंट है? 0.6% है। ठीक है, जानेंगे थारू जनजाति के बारे में कि थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। किसकी सबसे बड़ी जनजाति? थारू जनजाति है। ठीक है, यह यूपी में तराई क्षेत्र में रहती है। ये ना केवल यूपी बल्कि उत्तराखंड, नैनीताल और बिहार के क्षेत्र में भी रहती है। ठीक है, थारू जनजाति के लोग किरांत वंश से संबंधित है। किससे? किरांत वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे कि थारू जनजाति के लोग किरांत वंश से संबंधित है। थारू जनजाति में लठ भरवा भोज होता है शादी के समय। ठीक है, थारू जनजाति में मातृ सत्तात्मक प्रथा चलती होती है, यानी कि माता की प्रचलनता ज्यादा होती है थारू जनजाति में। इसका मुख्य भोजन चावल होता है। कौन सा होता है? चावल होता है। यह हिंदू धर्म को मानते हैं। ये हिंदू धर्म के त्योहार होली, दशहरा आदि को मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये होली को शोक के रूप में मानते हैं, क्योंकि इस दिन यह अपने पूर्वजों को याद करते हैं। थारू जनजाति में दोपहर के भोजन को मिंजानी व शाम के भोजन को बेरी कहा जाता है। थारू जनजाति में दबला विवाह प्रचलित है। ठीक है, ये नशे के लिए जड़ का प्रयोग करते हैं। नशे के लिए जड़ का प्रयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार का ड्रिंक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे अगली लाइन क्या कह रहा है। अगली लाइन क्या हुआ है? होली के समय पुरुष व महिला आपस में नृत्य करते हैं, जैसे कि नृत्य कहा जाता है। जिसे कौन सा नृत्य कहा जाता है? जिसे खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग नाट्य पीली चमड़ी नपटी नाक के होते हैं। ठीक है, पुरुष धोती कुर्ता, सर पर पगड़ी बांधते हैं, और महिला साड़ी, शरीर पर गुदना, ठीक है, गोदा हुआ रहता है इनके शरीर पर। आगे देखेंगे कि थारू जनजाति यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर व गोरखपुर में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि थारू विकास परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण यूपी के लखीमपुर खीरी में किया गया है। थारू जनजाति घर बनाने के लिए नुरकुंज का लठ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थारू जनजाति में परिवार का मुखिया सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। अब देखेंगे बुक्सा। बुक्सा जनजाति के बारे में देखेंगे कि यह यूपी के बिजनौर, कहाँ पर? यूपी के बिजनौर में रहने वाली जनजाति है। यह पतवार राजपुर घराने से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि विलियम क्रुक ने बताया है कि ये लोग पतवार राजपूत घराने से संबंधित है। और बुक्सा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। क्या होता है? कृषि होता है। ये नाटेकत, गोरी चमड़ी, छोटी आंखों, चौड़े मुख के होते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग मंगोलों की तरह दिखते हैं। बुक्सा जनजाति के लिए सभी हिंदू त्योहार दिवाली, होली, दशहरा, ठीक है, जन्माष्टमी आदि मनाते हैं। पुरुष इसमें क्या करता है? धोती कुर्ता, सर पर पगड़ी, और महिला साड़ी पहनती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि बुक्सा बुक्सा जनजाति में पंचायत अवस्था है। बुक्सा जनजाति में पंचायत के सबसे बड़े हेड को तखत कहा जाता है। क्या? ठीक है, ललितपुर में जनजाति कौन सी? सरिया जनजाति। और सोनभद्र में जनजाति कौन सी है? बैगा जनजाति है, परिया जनजाति है, चेरो है, भैया है, और पठारी है, और पिनाका है। ये जनजाति कहाँ पर? सोनभद्र में। आप देखेंगे कि खरवार जनजाति के बारे में जानेंगे कि यह यूपी के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। यह मुख्य रूप से देवरिया, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र व बांदा जिले में पाई जाती है। इसे पुरुष धोती कुर्ता व महिला साड़ी पहनती हैं। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होती हैं। खरवार जाति के द्वारा फेमस नृत्य कर्म किया जाता है महारी जाति। ठीक है, देखेंगे यह कहाँ निवास करती है? महारी जाति बिजनौर, यानी कि नजीमाबाद। ठीक है, यह यूपी की मुख्य जनजाति है। यूपी के बिजनौर जिले के नाजिमाबाद में रहती है। यह मुस्लिम जाति होती है। यह इस्लाम को मानती है। इसका वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद कि इसका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। क्या होता है? मछली पकड़ना होता है। इसमें पंचायत व्यवस्था प्रचलित होती है। इसमें बादशाह व वजीर की मुख्य भूमिका होती है। ये शराब बनाने के लिए स्पिरिट का प्रयोग करते हैं। और आगे देखेंगे गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति के बारे में जानेंगे कि गौड़ जनजाति मध्य भारत में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। यह यूपी के पूर्वी क्षेत्र से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया और बलिया, चंदौली, गाजीपुर, संतकबीरनगर, बस्ती आदि जिलों में निवास करती है। यह दहिया खेती करती है। उपजाति कौन कौन सी होती है? धुरिया है, नायक है, राजगोंड है, पथरी है, और ओझा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो भौतिक विभाजन के आधार पर यूपी को 4 भागों में बांटा गया है। कितने बार है? 4 भागों में। ठीक है, पहला है भावर क्षेत्र में, दूसरा तराई क्षेत्र में, तीसरा है मैदानी, और चौथा है पठारी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ऊपर का जो क्षेत्र कहलाता है भावर कहलाता है, फिर तराई कहलाता है, फिर मैदानी क्षेत्र आ जाता है, फिर पर्वतीय व पठारी क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भावर क्षेत्र के बारे में। भावर वह क्षेत्र या भाग है जहाँ नदियां गायब हो जाती हैं। भावर क्षेत्र नदियों के द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से काटे गए थे, उन्हें बहाकर न ले जाने पाने के कारण यह स्थान पर जमा कर देती है तथा उनके नीचे बहना शुरू कर देती है। यह भावर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये भावर क्षेत्र कहलाता है क्योंकि भावर क्षेत्र कणिया पथरी होती है, इसलिए यह कृषि करना संभव नहीं है। यूपी में भावर क्षेत्र कौन कौन सा है? वेस्ट, यानी कि ज्यादा वह ईस्ट में रहते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे यूपी का सबसे उत्तरी भौतिक भाग है। यूपी में भावर क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आदि जिले हैं। तराई क्षेत्र देखेंगे, तराई क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तराई क्षेत्र के अंदर जब गंगा नदी भावर क्षेत्र से बाहर निकलती है तो यह अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ों मिट्टी लेकर आती है, इसी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र एक दलदली प्रकार का क्षेत्र है, इसी कारण यहाँ पर बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। तराई क्षेत्र में पानी की अधिकता होने से यहाँ पर कृषि करना संभव है। नेक्स्ट देखेंगे आगे कि यहाँ ज्यादा पानी वाली फसलें जैसे गन्ना गन्ना और धान प्रमुख फसलों में बोई जाती हैं। तराई क्षेत्र को दोमट के रूप में भी जाना जाता है। किसके? दोमट रूप के नाम से जाना जाता है। भौतिक विभाजन के आधार पर यह यूपी की सेकंड सबसे बड़ी उत्तरीय भाग है। इसका विस्तार यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और देवरिया व गोरखपुर क्षेत्र है। ठीक है, देखेंगे तराई क्षेत्र पश्चिम की तुलना में पूर्व में सबसे ज्यादा चौड़ी है। आगे देखेंगे मैदान क्षेत्र। मैदान क्षेत्र बारे में जानेंगे। मैदान का निर्माण नदी के द्वारा मिट्टी के बिछाने से होता है। ये दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है और यह सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। यूपी में सबसे बड़ा दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना नदी का दोआब क्षेत्र कहलाता है। यूपी में मैदानों का निर्माण गंगा, यमुना, इनकी सहायक नदी जैसे घाघर, रामगंगा, गोमती आदि के द्वारा होता है। नदियों के द्वारा जिन मैदानों पर निर्माण किया जाता है उन्हें पाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी यूपी में भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। यह भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग हैं, कौन सा? बांगर और खादर। ठीक है, जानेंगे थोड़ा बांगर के बारे में। सॉरी, हाँ जी, ये रही। जानेंगे थोड़ा बांगर के बारे में। यह नदी से दूर होती है, ऊंचे स्थानों पर होती है, बाढ़ से दूर होती है, पानी की कमी होती है, कम उपजाऊ होती है। यह पुरानी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, खादर मिट्टी यह नदी के पास होती है, नीचे स्थानों पर होती है, बाढ़ के पास होती है, पानी की अधिकता होती है, अधिक उपजाऊ होती है और नवीन मिट्टी होती है। यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि पुरानी मिट्टी कौन सी और नई मिट्टी कौन सी है। तो नई मिट्टी कौन सी कहलाएगी? खादर, और पुरानी मिट्टी कहलाएगी बांगर। ठीक है, आगे देखेंगे यूपी का पर्वतीय क्षेत्र। पहला देखेंगे कि यूपी में पर्वतीय विस्तार दक्षिणी क्षेत्र में है। यूपी में पर्वतीय विस्तार विंध्याचल पर्वत के कारण है। यूपी में विंध्याचल पर्वत कैमूर रेंज का विस्तार है। सोनकर पहाड़ियां जैसे कि मिर्जापुर व सोनभद्र में है। ये विंध्याचल की भाग है। ठीक है, यूपी का भाग। मालवा पठार का विस्तार यूपी व एमपी में है। ठीक है, इसका यूपी से दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड जिला लगता है, इसलिए इसे बुंदेलखंड पठार के रूप में जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। कहाँ कहाँ पर? 405 मीटर भी है। ठीक, कहीं कहीं पर 405 मीटर है। फसलें कौन कौन सी? बाजरा, ज्वार, तिलहन, दलहन, चना आदि। नदी कौन कौन सी? चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस और सोन नदी। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में है। बांदा, हमीरपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट आदि। ठीक है, कौन सा? उत्तर बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। आगे देखेंगे बुंदेलखंड का पठार और इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में है। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और चंदौली आदि है। नोट में देखेंगे कि बुंदेलखंड के पठार पर काली व लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? काली व लाल मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में। अब देखेंगे कि यूपी के संग्रहालय। मेरठ सरकारी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में है। लखनऊ में देखेंगे राजकीय संग्रहालय है, लोक कला संग्रहालय है, बाल कला संग्रहालय है। यूपी के बौद्ध संग्रहालय। यूपी में 4 जिले में बौद्ध संग्रहालय हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं? तो देखेंगे सबसे पहला हो जाएगा अपना कन्नौज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जिसे पेपराह कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे झांसी में राजकीय संग्रहालय है, रानी महल संग्रहालय है, रामपुर में भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय है, अयोध्या में राम कथा संग्रहालय है। और नेक्स्ट देखेंगे कि सुल्तानपुर में जनपदीय संग्रहालय है, आगरा में ताजमहल संग्रहालय है और मथुरा में राजकीय संग्रहालय है और मथुरा में राजकीय जैन संग्रहालय भी है। बांदा में बुंदेलखंड संग्रहालय है और गोरखपुर में राहुल शंकरत्यान संग्रहालय है और सरकारी द्वार से ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, कहाँ पर? हाँ, ये रहा। गोरखपुर में कौन कौन सा है? तो गोरखपुर में अपना सरकारी बांदा बुद्ध संग्रहालय है। कन्नौज में देखेंगे कि सरकारी पुरातत्व संग्रहालय है और बरेली में पांचाल संग्रहालय है और मथुरा में मथुरा संग्रहालय है। वाराणसी में भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है। अब देखेंगे यूपी के वन व क्षेत्र के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। जो यूपी के वन व क्षेत्र के बारे में जानेंगे तो पहला भौगोलिक आधार पर यूपी के वन उष्णकटिबंधीय और कीटेले वन या झाड़ियाँ। ठीक है, तो जिन्हें अर्धपर्णपाती कहा जाता है, शुष्क पर्णपाती कहा जाता है। जो अर्धपर्णपाती हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर में होते हैं, वर्षा में होते हैं। जो शुष्क पर्णपाती हैं वो 70 से 100 के बीच में होते हैं। एक है हमारा इसमें जो दूसरा पार्ट है हमारा प्रशासनिक आधार पर यूपी के वन। सुरक्षित वन है, संरक्षित वन है, अवकृत वन है और राजकीय वन है। ठीक है, तो आगे देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा मैप के थ्रू देखते चलेंगे कि जो ये वाला क्षेत्र है, भावर वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय और अर्धपर्णपाती। ठीक है, ये तराई का तुरंत उसके नीचे क्षेत्र हो जाएगा और उसमें जो मैदानी क्षेत्र आ जाएगा इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कहा जाता है और जस्ट उसके नीचे जैसे आपकी पीला पीला देख रहे हैं इसे पठारी क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है पठारी क्षेत्र में? कटीले व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हेडिंग अपनी उष्णकटिबंधीय व अर्धपर्णपाती। ये वन जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन यूपी के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। ये वन मुख्य रूप से भावर व तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं।
ठीक है। ये वन मुख्य रूप से सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और महाराजगंज आदि जिलों में पाए जाते हैं। पांचवा हो जाएगा हमारा सागौन, साल, बेल, जिसे महुआ, आंवला, ईटीसी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती देखेंगे, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि इसके लिए 70 से 100 सेंटीग्रेड वाली वर्षा चाहिए। ये यूपी के मध्य भाग में पाई जाती है। ये यूपी के गंगा, यमुना, दोआब व मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। यूपी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वन है। यूपी में लगभग 32% इसी प्रकार में वन है। पीपल, आम, खैर, तेंदू, नीम, पलास, ठीक है, ये इसमें वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखेंगे आगे कि कटीले वन व झाड़ियां, ये 50 सेंटीमीटर इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये यूपी के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, जालौन, ईटीसी में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि डाक, बबूल, चिरौंजी, खजूर और नागफनी, ठीक है, ये इसकी जो है इसकी वनस्पतियों में पाए जाते हैं, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। देखेंगे प्रशासनिक आधार पर यूपी के वन, सुरक्षित वन कौन से? मानव, पशु चारागाह, ईंधन, सब मना है। संरक्षित वन में मानव, पशु चराना, ईंधन एग्री करता है। आवृत्ति वन में जैसे वन जिनकी किसी भी कैटेगरी में नहीं गिना जाता, और राजकीय वन जिन पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। ठीक है। आगे देखेंगे यूपी की चट्टानें। यूपी की चट्टानें टर्सरी प्रकार की चट्टानें, ठीक है, ये चट्टानें ऊपर हिमालय के निर्माण के साथ ही बनी हैं। चट्टानें हिमालय के पास पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि इयोसिन, जो कि गुजरात में, राजस्थान में खनिज तेल है। ओग्लिफोसिन, ठीक है, मायोसिन और प्लायोसिन, ये शिवालिक के अंदर है। ये मिडिल हिमालय के अंदर है। ये ग्रेट हिमालय के अंदर है। तो टर्सी प्रकार की चट्टानें यूपी के सबसे ऊपरी भाग में पाई, जो शिवालिक के बाद में पाई जाती हैं। एक होती है अपनी कार्टनी चट्टानें, इनको देखेंगे। ये चट्टानें नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु व गंगा नदी के मैदानों में इन्हीं प्रकार की चट्टानों का विस्तार है। ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे देखते हुए चलेंगे कि कार्टनी चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है एप्लीस्टोन, ठीक है, होरीसीन होती हैं। एप्लीस्टोन बांगर मिट्टी की चट्टानों से बनी होती हैं, और हेलोसीन खादर मिट्टी की चट्टानों से बनी होती हैं। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हो जाएगी हमारी गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। ठीक है। कार्टनरी चट्टानें यूपी में मध्य भाग में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें देखेंगे कि विंध्य क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत के आसपास की पाई जाती है। यूपी के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। ये चट्टानें बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनका निर्माण कैवरिन युग में हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। विंध्य क्रम की चट्टानें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, हीरा आदि पाया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे कि बुंदेलखंड की नीच चट्टानें। ये चट्टानें यूपी में दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड जिले में है। इन्हीं चट्टानों से लाल बलुआ पत्थर निकाला जाता है। इसका प्रयोग आगरा के आसपास पोर्ट बनाने में किया जाता है। यहीं पर लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? विंध्य पर्वत में। ठीक है। आगे देखेंगे यूपी के प्रमुख संस्थान। सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान है। बनारस में उत्तर प्रदेश साकबाजी अनुसंधान है। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। भारतीय वनस्पति संस्थान है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ में ही है। मेरठ में आलू अनुसंधान है। बुलंदशहर में केंद्रीय ग्लास व सेमिक अनुसंधान है। और कानपुर में BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप है। ठीक है। आगे देखें झांसी में क्या क्या है। भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान झांसी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी है। कुपोषण अनुसंधान है। केंद्रीय औषधि व सुगंधित पोष अनुसंधान है। और मथुरा में क्या है? बकरी अनुसंधान है। कानपुर में दलहन अनुसंधान है। और चमड़ा रंगाई व जूता अनुसंधान है। सॉरी। आगे देखेंगे कानपुर में क्या क्या है। कानपुर में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, और निर्यात निगम लिमिटेड है, और प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश लिमिटेड है। BI टेक्नोलॉजी पार्क राज्य आपदा प्राधिकरण है, और हस्तशिल्प विकास व विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सुटेबल हॉरिटाइजेशन भी वहीं पर ही है, लखनऊ में। कानपुर में देखेंगे कि इंटरनेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक संघ है। विकास निगम लिमिटेड है। वित्तीय निगम लिमिटेड है। वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान है। लघु औद्योगिक संस्थान है, और राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड है। भदोही में क्या क्या है? भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। कहाँ पर? भदोही में है। ठीक है। वाराणसी में देखेंगे वाराणसी की चौका घाट जिसे कहा जाता है भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान। कहाँ पर है? वाराणसी में। कन्नौज में सुगम विकास केंद्र है। और बुलंदशहर के खुर्जा में राजकीय चीनी मिट्टी का विकास केंद्र है। ठीक है। आगरा में राज्य चर्म विकास व विपणन लिमिटेड है। और इटावा का सैफई में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेदिक संस्थान है। यूपी के मेडिकल कॉलेज। ठीक है। देखेंगे एक नज़र में लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज मेडिकल कॉलेज है, जिसे किंग जॉर्ज के द्वारा बनाया गया था। और गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है। कानपुर में
गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर? अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है। और आगरा में सरोजिनी नायडू कॉलेज है, ठीक है। आगे देखेंगे, और मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है। यूपी में हवाई अड्डे, लखनऊ को देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री के नाम से है। और झांसी में झांसी हवाई अड्डा है, ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर में जेवर हवाई अड्डा है। मेरठ में बी आर हवाई अम्बेडकर हवाई अड्डा है। आगरा में खेरी हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। और कल्याणपुर हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रयागराज में बमरोली हवाई अड्डा है। और अयोध्या में वाल्मीकि हवाई अड्डा है। और गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा है। और सहारनपुर में सरसवाना हवाई अड्डा है, ठीक है। इसका देखेंगे कि यूपी के महोत्सव क्या देखने वाले हैं। यूपी के महोत्सव, देव यानी कि दिवाली, यह महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। यह देव दिवाली भगवान शिव जी के चित्रासुर का वध किया था तब, ठीक है, तब से मनाया जाता है। इसी महोत्सव को चित्रोत्सव भी कहा जाता है। सरहुकुल उत्सव, ठीक है। यूपी में कहाँ मनाया जाता है? सरहुकुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। यूपी में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। राम बारात, यह आगरा में मनाई जाने वाला एक उत्सव है। यह आगरा में रामलीला समय भगवान राम की बारात निकाली जाती है, ठीक है। इसका देखेंगे कि आयुर्वेदिक महोत्सव यानी कि झांसी में मनाए जाने वाले झांसी महोत्सव को आयुर्वेदिक महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध महोत्सव जो कि सारनाथ में मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कजरी महोत्सव जो है मिर्जापुर में मनाया जाता है, कजरी महोत्सव। आगे देखेंगे कि कबीर महोत्सव जो है संत कबीर नगर में मनाया जाता है। और कापिल्य महोत्सव जो है फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। सरगना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। मथुरा महोत्सव मथुरा में, ठीक है। इसका देखेंगे कि सैफई महोत्सव इटावा में। और विठुर गंगा महोत्सव कानपुर में। और कल्की महोत्सव संभल में। और काशी गंगा महोत्सव वाराणसी में। सोन महोत्सव सोनभद्र में, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे कि यूपी के मेले, यूपी में मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। यूपी में लगभग 2000 यानी कि 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा मेले मथुरा व सबसे कम लगते हैं। पीलीभीत में सबसे लगते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे कम। सबसे ये कह रहा है कि यूपी में सबसे ज्यादा मेले मथुरा और सबसे कम कहाँ में लगते हैं? पीलीभीत में लगते हैं, ठीक है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है। देव मेला बाराबंकी में लगता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि माकनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। और बाल सुंदरी मेला जो है अनूपशहर बुलंदशहर में लगता है। कलिंजर महोत्सव बांदा में लगता है। और कैलाश मेला आगरा में लगता है। शेरों मेला कासगंज में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में। और कबीर महोत्सव मगहर में। और खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। और राम गरिया या फिर श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है। रामनवमी अयोध्या में लगता है। माघ मेला कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि कजली महोत्सव महोबा। और रथ महोत्सव मथुरा। रथ महोत्सव जो है भगवान रंगनाथ के लिए रथ मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला यूपी का एक पशु मेला है। गढ़मुक्तेश्वर जो कि हापुड़ में लगता है, ठीक है। आदि यह गंगा घाट पर लगाया जाता है। भगवान शिव को समर्पित है। और इसमें शिवलिंग की पूजा की जाती है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। यह अप्रैल में लगता है। यह मुगल काल से संबंधित है। गौचरण मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि शाकुंभरी मेला कहाँ? सहारनपुर में लगता है। और देवा शरीफ कहाँ? बाराबंकी, यह सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है, ठीक है। गोला कोण नाथ मंदिर जो लखीमपुर खीरी में लगता है मेला। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, वन्य जीव विहार कितने हैं? 12 है। नेशनल पार्क क्या है? 1 है। पक्षी विहार कितने? 13 है। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 है। जानेंगे थोड़ा सा इनके बारे में कि यूपी के नेशनल पार्क, ठीक है। यूपी के नेशनल पार्क, यूपी में केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1966 में एक वन्य जीव विहार के रूप में हुई थी। 1971 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है। आपको ये डेट जरूर याद रखनी है, 1966 और 1971। आगे देखेंगे कि 1987 से 88 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। इसका एरिया 440 वर्ग किलोमीटर है। यह ज्यादा लखीमपुर खीरी में फैला हुआ है। यह एक ऐसा नेशनल पार्क है जो तराई क्षेत्र और भारत का नेपाल बॉर्डर पर है, ठीक है। यूपी के वन्य जीव विहार, ठीक है। देखेंगे कि चंद्रप्रभा विहार जो है इसका एरिया कितना? 78 किलोमीटर है। यह चंदौली जिले में पड़ता है। इसका स्थापना 1957 में की गई थी, ठीक है। यह यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी कर्मनाशा इसके बिचौरी से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। आगे देखेंगे कि किशनगंज वन्यजीव विहार, यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका एरिया जो है 227 किलोमीटर वर्ग है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है, यह ललितपुर जिले में है। और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और इसका जो एरिया है 5.5 किलोमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? चित्रकूट में है। और महुआ केंद्र वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है, जो सेकंड सबसे छोटा है। सोहागीब्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? महाराजगंज में है। कहाँ पर? महाराजगंज में है, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखेंगे कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? मिर्जापुर व सोनभद्र की सीमा में पड़ता है। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह यूपी के आगरा व इटावा जिले में पड़ता है। इस पर 3 स्टेट एमपी, राजस्थान व यूपी कंट्रोल करता है, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह यूपी के
अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जिले में फैला हुआ है। इसका एरिया 2703 2273 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 2273। यह यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ठीक है, देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। कहाँ पर है? यह श्रावस्ती व बलरामपुर में पड़ता है। ठीक है, कटरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है और सुर सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? आगरा में है। ठीक है, देखेंगे कि यूपी के पक्षी विहार, यूपी में 13 पक्षी विहार हैं। कितने? चंद्रशेखर आजादी पक्षी विहार। ठीक है, पहला हो जाएगा अपना, इसे नवाबगंज पक्षी विहार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये यूपी का पहला पक्षी विहार है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसका एरिया 2.25 वर्ग किलोमीटर है। लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ? कन्नौज में है। और साड़ी पक्षी विहार कहाँ? हरदोई में है। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ? रायबरेली में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, आगे देखेंगे सुर सरोवर पक्षी कहाँ? आगरा में पड़ जाएगा। और समन पक्षी विहार कहाँ? मैनपुरी में पड़ जाएगा। और पटना पक्षी विहार कहाँ? एटा में सबसे छोटा है। और बखीरी पक्षी विहार कहाँ? संत कबीर नगर में। बी आर अम्बेडकर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण कहाँ? बलिया में। और पार्वती आगरा कहाँ? गोंडा में। ठीक है, और विजयनगर कहाँ पर? महोबा में। आगे देखेंगे कि यूपी के टाइगर रिजर्व, यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। दो नेशनल पार्क कहाँ? लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत कहाँ पर है? पीलीभीत में। अमनगढ़ कहाँ? बिजनौर में है। और रानीपुर कहाँ पर है? चित्रकूट में है। यूपी में प्राणी उद्यान, यूपी में प्राणी उद्यान कहाँ पे? यूपी में 3 प्राणी उद्यान है। पहला है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ? गोरखपुर में है। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ पर? कानपुर में है। और वाजिद अली शाह प्राणी कहाँ? उसमें लखनऊ में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि यूपी के अधिभूमि, ठीक है, यूपी में 10 वेटलैंड है। सुर सरोवर कहाँ है? आगरा में है। समन कहाँ है? मैनपुरी में है। साड़ी कहाँ? हरदोई में है। और नवाबगंज उन्नाव में हो जाएगा। और संत कबीर बखीरा कहाँ हो जाएगा? संत कबीर नगर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये हैदरपुर कहाँ? बिजनौर में। समसपुर कहाँ? रायबरेली में। पार्वती आरगा कहाँ? गोंडा में। सरसरई नावा इटावा में। ऊपरी गंगा हरिद्वार, रुड़की, मेरठ और बुलंदशहर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि यूपी में सिंचाई नहर के बारे में बात करेंगे। यूपी में 71.5% भूमि व भाग बिहार पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन? नलकूप है, तालाब है, कुआं है और नहर है। कितने? 100%। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ? नलकूपों के द्वारा होती है। ठीक है, इसके देखेंगे नलकूप से 71.5%, तालाब और कुआं से मिलकर 8.6% और नहर से 8.9% और बाकी से 1%। ठीक है, नोट करेंगे कि यूपी में पहला नलकूप 1930 में मेरठ में लगा था। कहाँ लगा था? मेरठ में लगा था। यूपी में प्रथम सिंचाई परियोजना 1823 में सहारनपुर में बनी थी। ठीक है, पूर्वी गंगा नहर के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं देखते हैं। तो पूर्वी यमुना गंगा नहर के सहारनपुर में फैजाबाद के यमुना के बाएं तट से निकाली गई है। यह यूपी की सबसे पुरानी सिंचाई नहर है। यह मुगल समय काल की है। यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली में पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसकी कुल लंबाई 157 किलोमीटर है। यह 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई पर कार्य करती है। यह दिल्ली में जाकर यमुना में मिल जाती है। आगे देखेंगे कि आगरा नहर, क्या देखेंगे? आगरा नहर के बारे में जानेंगे। यह दिल्ली के ओखला में यमुना नदी के दाएं तट से निकलती है। यह हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान पानी उपलब्ध कराती है। यह देखेंगे कि 1878 में पूर्ण हुई थी। यह हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, यूपी के मथुरा, आगरा, दिल्ली, राजस्थान के भरतपुर में पानी उपलब्ध कराती है। यह 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे शारदा नहर। शारदा नहर को देखेंगे कि यह शारदा नदी की यूपी का नेपाल बॉर्डर के पास यूपी के एक जिले पीलीभीत में बनवास निकलती है। यह यूपी की सबसे लंबी नहर है। यह यूपी की सबसे लंबी नहर है। आगे देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है? 12,368। यूपी में 13 जिलों को पानी उपलब्ध कराती है। यह 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कराती है। इसकी नींव कितनी कब रखी थी? 1920 में रखी गई थी। ठीक है, और 1928 में यह बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे कि ऊपरी गंगा, आगे देखेंगे ऊपरी गंगा के क्षेत्र देखेंगे। यह उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के दाएं तट से निकलती है। इसकी नींव कब? 1940 में की गई थी और 1854 में यह बनकर तैयार हो गई थी। 1840 में की गई थी और 1854 में बनकर तैयार हो गई थी। यह यूपी के 14 जिलों में पानी उपलब्ध कराती है। यह 7 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में सिंचाई करती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे निचली गंगा। निचली गंगा के बारे में जानेंगे। यह गंगा से यूपी बुलंदशहर जिले के नरौरा से निकलती है। इसका निर्माण 1978 में पूर्ण हुआ था। यह यूपी के 9 जिलों में पानी उपलब्ध कराती है। यह 1.5 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कराती है। और हीराकुंड बैराज, इसका निर्माण 1872 में हुआ था। यह सहारनपुर से यमुना नदी पर है। ठीक है, देखेंगे इसका नया नाम नया ताज वाला बैराज है। ठीक है, यह 4 स्टेट और 1 यूटी को पानी उपलब्ध कराती है। कौन कौन से हैं देखेंगे? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि यूपी में बहुउद्देशीय परियोजना है। पहले रिहंद परियोजना, यह परियोजना रिहंद नदी पर है। रिहंद सोन की सहायक नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। इसकी नींव तात्कालिक प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। यह 1963 में बनकर तैयार हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से पीपरी स्थान से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? पीपरी स्थान से निकलती है। इसे पीछे गोविंद वल्लभ पंत झील बनी, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस परियोजना में 4 स्टेट लाभान्वित हैं। कौन से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इसे यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी लाभान्वित होते हैं। एक है माता टीला परियोजना। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। माता टीला परियोजना जो है, यह परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में है। ठीक है, यह यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है। यह यूपी में भी ललितपुर झांसी की प्रमुख परियोजना है। इसे 30.6 मेगा किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है इससे। और एक है राजघाट परियोजना। यह बेतवा नदी पर ललितपुर में है। यह यूपी का एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसे 72 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसकी नींव इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में की गई थी। और आगे देखेंगे राजघाट परियोजना में यूपी में झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन लाभान्वित होते हैं। एक है रामगंगा परियोजना। जानेंगे थोड़ा सा रामगंगा परियोजना के बारे में। यह गंगा सहायक नदी रामगंगा पर है। यह उत्तराखंड व यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसमें यूपी के बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर जिला लाभ उठाते हैं। इसका निर्माण 1975 में किया गया था। इसका 3 यूनिट प्रत्येक से 66 मेगावाट विद्युत उत्पाद होता है। ठीक है, रामगंगा डैम जिसकी 128 मीटर है, यूपी की सबसे छोटी ऊंचा डैम है। ओबरा परियोजना, यह रिहन नदी पर है। यह सोनभद्र जिले में है। 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे शीतला परियोजना। यह झांसी में है। यह बेतवा नदी पर है और 3.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ से होता है। एक है खारी परियोजना। ठीक है, खारी परियोजना देखेंगे। यह असम नदी पर है। यह सहारनपुर में है और यह 72 मेगावाट विद्युत परियोजना यहाँ से की जाती है। एक है पारछी परियोजना। ठीक है, पारछी परियोजना के बारे में जानेंगे। झांसी के जिले में है। यह बेतवा नदी पर है और इसे 220 मेगावाट विद्युत परियोजना से निकाली जाती है। एक है बेबल परियोजना। यह पूर्वी यमुना नदी पर है। यह सहारनपुर में है और 3 मेगावाट विद्युत परियोजना यहाँ से स्थायी की जाती है। एक है मेजा जलाशय। यह प्रयागराज में है। यह बेलन नदी पर है। ठीक है, आगे देखेंगे कि यूपी के ताप विद्युत परियोजना। यूपी सरकार की ताप विद्युत परियोजना जो है हरदुआगंज। ठीक है, इसकी स्थापना 1942 में अलीगढ़ में की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे कि यूपी की सबसे पुरानी, सबसे पहली वह विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी और इसे 220 मेगावाट विद्युत उत्पाद किया जाता है। रोजा ताप परियोजना कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। बारा ताप परियोजना कहाँ पर? प्रयागराज में है। और पारीछा विद्युत परियोजना कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि पनकी ताप परियोजना कानपुर में है। ओबरा, सिगरौली, अनपरा कहाँ पर? सोनभद्र में है। एनटीपीसी, नेशनल पावर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापना विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? देखेंगे कि यूपी में एनटीपीसी में 10 ताप विद्युत केंद्र है, जिसमें 7 कार्यरत हैं और 3 निर्माण अधीन है। ठीक है, 7 कौन कौन सी है देखेंगे। इनमें से 7 कौन कौन सी है? आंवला ताप परियोजना कहाँ? बरेली में है। और उचार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर? रायबरेली में है। रायबरेली में कोयला। ठीक है, यहाँ से कोयला। और एक अपनी दादरी ताप विद्युत यहाँ गौतम बुद्ध नगर में है। औरैया ताप विद्युत औरैया में है। टांडा ताप कहाँ? अम्बेडकर नगर, कोयला, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। और शक्तिनगर और रेहन कहाँ? सोनभद्र में, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। तीन निर्माण कहाँ कहाँ पर हो रही है देखेंगे कि एक हो रही है मेजा ताप कहाँ पर? प्रयागराज में। टांडा ताप केंद्र कहाँ? अम्बेडकर नगर में। और विल्लोर ताप कहाँ? कानपुर में। ठीक है, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एनटीपीसी गैस पर आधारित ताप केंद्र है? बारा, हरदोगंज, दादरी और टांडा कहाँ पर? तो दादरी में कहलाएगा ये। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे यूपी के बांध कौन कौन से? काटी बांध कहाँ? बिजनौर में और रामगंगा नदी पर। राजनाम कहाँ पर? राजनाम नदी पर, ललितपुर में। मेजा कहाँ पर? बेलन नदी पर, प्रयागराज में। ओबरा कहाँ पर? रिहन नदी पर, सोनभद्र में। ठीक है, आगे देखेंगे कि अरोरा डैम कहाँ पर है? अरोरा डैम गिरी नदी पर है, मिर्जापुर में है। रामगंगा कहाँ? रामगंगा नदी पर है, बिजनौर। और यह यूपी का सबसे छोटा डैम है। राजघाट कहाँ पर? बेतवा नदी पर। ललितपुर कहाँ पर? ललितपुर में है। ठीक है, गोविंद सागर कहाँ पर है? साझी नदी और जो ललितपुर में है। ठीक है, मगा डैम कहाँ पर है? बिरमा नदी पर है, जो कि हमीरपुर में पड़ता है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर? रिहन नदी पर, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। कहाँ पर? सोनभद्र में पड़ता है। आगे देखेंगे कि पारीछा कहाँ? बेतवा नदी पर, जो कि पारीछा देखेंगे कहाँ पर? जो कि बेतवा नदी पर, झांसी में। माता टीला कहाँ पर? बेतवा नदी पर, जो कि ललितपुर में है। रोहिणी कहाँ पर? रोहिणी नदी पर, जो कि ललितपुर में है। अर्जुन डैम कहाँ पर है? अर्जुन नदी पर है, जो कि महोबा में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि गिर कालागढ़ रामगंगा नदी पर, बिजनौर में है। और इंद्रप्रभा कहाँ पर? इंद्रप्रभा नदी पर, चंदौली में है। और दुखमा कहाँ पर? बेतवा नदी पर, जो कि झांसी में है। और पथराई डैम कहाँ पर? पथराई नदी पर, जो कि झांसी में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि शहजाद डैम कहाँ पर है? शहजाद नदी पर, जो कि ललितपुर में है। कन्हर कहाँ पर? कन्हर नदी पर, जो कि सोनभद्र में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि यूपी में परिवहन, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और रेल परिवहन और नेशनल इंटरवे। ठीक है, देखेंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर की। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है और 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। 8 दिसंबर 1921 को नरेंद्र मोदी द्वारा शाहजहांपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे
कि इसकी नींव मायावती द्वारा 2007 में रखी गई थी। गंगा एक्सप्रेसवे फेज नंबर 2 यह प्रयागराज से बलिया तक जाता है। इसकी लंबाई 314 किलोमीटर की है और यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे देखेंगे गोरखपुर एक्सप्रेसवे। यह गोरखपुर से गांव जैतपुर आजमगढ़ के गांव सलारपुर से जोड़ता है। यह गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ता है। यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 91 किलोमीटर की है। ठीक है, आगे देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यह इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है। यह यूपी में 7 जिले से होकर गुजरता है। 7 जिले कौन कौन से? इटावा, औरैया, जालौन, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। इसकी लंबाई कितनी है? 296.7 किलोमीटर की है। आगे देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, यह लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर की है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 16 नवंबर 1921 को सुल्तानपुर जिले से किया गया था। ठीक है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर की है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस से होकर जोड़ा जाता है। जिला कौन कौन से लगता है इससे? आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसे देखेंगे कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। यह देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। भारत का एकमात्र एक्सप्रेसवे जिस पर साइकिल ट्रैक है। इसका फर्स्ट फेज का उद्घाटन मई 2018 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यमुना एक्सप्रेसवे देखेंगे, यह गौतम बुद्ध नगर में परी चौक से आगरा को जोड़ता है। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर की है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। और आगे देखेंगे जल परिवहन। ठीक है, यह प्रयागराज से हल्दिया तक है। यह गंगा का हुगली नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर की है। यह भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। इसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। यूपी के प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी से गुजरता है। गंगा ग्लास क्रूज। ठीक है, इसमें देखेंगे कि यह वाराणसी से असम तक जाता है। ये गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसका उद्घाटन 2003 में मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे कि यूपी में रेल परिवहन। यूपी में प्रथम रेल 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी। रेल मार्गों की लंबाई के आधार पर यूपी भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत में 8 रेलवे जोन है और जिनमें 2-2 रेलवे जोन का मुख्यालय यूपी में है। पहला उत्तर मध्य रेलवे कहाँ? प्रयागराज में है। और पूर्वी उत्तर मध्य रेलवे कहाँ? गोरखपुर में है। ठीक है, देखेंगे यूपी में 5 रेलवे जोन लाइन गुजरती हैं। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली लालगंज में है। देश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ? मुगल सराय में है। और देश का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ? गोरखपुर में है। यूपी में नेशनल हाईवे। ठीक है, देखेंगे कहाँ का? NH 19 कहाँ पर? आगरा, मथुरा, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। नेशनल 44 आगरा और नेशनल 35 वाराणसी, मिर्जापुर। नेशनल 21 आगरा, नेशनल 9 बरेली, लखनऊ। नेशनल 27 लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, बस्ती। नेशनल हाईवे 30 प्रयागराज में है। नेशनल 34 कहाँ? कानपुर, गाजियाबाद, खुर्जा, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कन्नौज। यहाँ से होकर निकलता है। ठीक है, आगे देखेंगे 34 के बाद 330 अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। 509 नेशनल हाईवे आगरा, अलीगढ़, चंदौसी, मुरादाबाद। 128 नेशनल हाईवे रायबरेली, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर। और 335 अम्बेडकर नगर, बांदा, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अमेठी। आगे देखेंगे कि यूपी के लोक नृत्य ब्रज चरकुला। ब्रज में चरकुला मनाया जाता है। यह ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसमें सर पर पहिए व घड़े रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ब्रज देखेंगे चरकुला। यह ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में चरकुला मनाया जाता है। चरकुला, इसमें सर पर पहिया व घड़े रखकर नृत्य किया जाता है। मयूर नृत्य देखेंगे, इसमें मोर के पंखों की ड्रेस बनाकर राधा कृष्ण जी के प्रेम प्रसंग को दिखाया जाता है। एक होता है रास नृत्य, यह रासलीला के समय किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि झूला नृत्य, यह श्रावण के महीने में होता है। इसमें भगवान कृष्ण व गोपियों के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। बुंदेलखंड के नृत्य, अवध के नृत्य और बघेलखंडे के नृत्य। खाल नृत्य एक पापड़ाई नृत्य है, दिवाली नृत्य है, झूरिया नृत्य है और सोरा नृत्य है। काना नृत्य है, बरेड़ी नृत्य है, कार्तिक नृत्य है, घोड़ा नृत्य है और राई नृत्य कहाँ पर? बुंदेलखंड में ये सब नृत्य मनाए जाते हैं। अवध के अंदर जोगनी नृत्य होता है, ढेंढिया नृत्य होता है, कालाबाजी नृत्य होता है। और बुंदेलखंड में देखेंगे, बुंदेलखंड और सोनभद्र में मिक्स जो होते हैं। ठीक है, कजरी है, ढंडिया है, कर्मा है, चौरली है, चोलर है। कौन सा? चोलर। आगे देखेंगे कि पूर्वांचल के नृत्य कौन कौन से हैं। 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है कंठ फोड़वा, धीरव, कटैया, नहुआ, चौरसी नृत्य, दादरा नृत्य। ठीक है, आगे देखेंगे कि कंठ फोड़वा नृत्य मांगलिक अवसरों पर पूर्वांचल में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, जोगनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य होता है। और धींगन नृत्य जो काहड़ जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, सोरा नृत्य जो है बुंदेलखंड कृषकों द्वारा फसल के काटने पर किया जाता है। और कर्मा नृत्य जो सोनभद्र तथा मिर्जापुर में खारवारी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आगे देखेंगे कि पासी नृत्य। कौन सा? पासी नृत्य पासी जाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और घोड़ा नृत्य देखेंगे कि बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों घोड़ों द्वारा करवाया जाने वाला नृत्य है। घुरिया नृत्य जो कुम्हार जाति द्वारा रस्सी वेश धारण किया जाने वाला नृत्य है। झोलिया नृत्य जो विवाह आदि अवसरों पर राजपूतों द्वारा हाथ में तलवार व ढाल लेकर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे नटवरी नृत्य अहोरो यादव द्वारा पूर्वांचल में किया जाने वाला नृत्य है।
देवी नृत्य जो है बुंदेलखंड में, और राई नृत्य जो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाता है। एक पाई डंडा नृत्य है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि बुंदेलखंड में अहीरो यानी कि यादवों द्वारा किया जाता है। ये गुजरात के डांडिया की तरह होता है। एक होता है कालबाज नृत्य, अवध क्षेत्र के नृत्यकों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, ठीक है। आगे देखेंगे कि मोरपंख दिवाली नृत्य, यह दिवाली पर बुंदेलखंड तथा चित्रकूट में किया जाता है। और ढाली नृत्य जो सोनभद्र तथा इसके आसपास के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। संतान प्राप्ति पर सरस्वती को समर्पित है। एक होता है चोला नृत्य, मिर्जापुर सोनभद्र आदि क्षेत्रों के वर्षा हेतु किया जाता है। यूपी के घराने देखेंगे, ठीक है, हेडिंग डालेंगे यूपी के घराने। आगरा घराने के अंदर कौन कौन से आते हैं? अकबर के समय स्थापना हुई है, सुजान खान द्वारा शुरू करा गया था। इसे कपाल बच्चा घराना भी कहा जाता है, ठीक है। वास्तु संस्थापक कौन थे? श्याम गंगा व सरंग, ठीक है, अलखदास व मलुकदास, ठीक है। आगरा घराने के पचाका श्रेय घंबे, खुद्दा, बक्सा, ख्याल गायन बोलते हैं इसे। प्रसिद्ध कौन है? ध्रुपद गायन के लिए। प्रमुख गायक कौन है? पंडित विशंबर दीन, उस्ताद खयाम खान बहरमिया, ठीक है। आता हुसैन खान, उस्ताद लियाकत हुसैन, ठीक है। रामपुर घराना देखेंगे कि संस्थापक कौन है? नेमत खान सदागू। दूसरा नाम है रामपुर सहसवान घराना, गायक कौन है? हुसैन खां, उस्ताद अली खां, ठीक है। आगे देखेंगे सहारनपुर घराना, शाहजहांपुर घराना, प्रसिद्ध सरोद के लिए, ठीक है। गायक कौन है? उस्ताद कालिम अली इलायत अली, ठीक है। देखेंगे किराना घराना, प्रसिद्ध कौन है? ख्याल गायिका के लिए। संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान, ठीक है। गायक कौन है? भीमसेन जोशी, राम कल्याण, सुल्तान काले खां, हीराबाई। अतरौली घरा खाना कौन कौन सा आता है? अलीगढ़ आता है। संस्थापक कौन है? काले खां, चांद खां। प्रसिद्ध कौन है? ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखेंगे भिंडी बाजार घराना, ठीक है, मुरादाबाद से मुंबई तक। गायक कौन है? छज्जू नजीर खां। बनारस घराने कौन कौन से हैं? बनारस घराने के अंदर ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, और जनक कौन है? डॉक्टर जावेद सिंह है। टप्पा ख्याल चित्राबाई, रसूलबाई। ध्रुपद गायन जावला प्रसाद, छन्नू मिश्र, राजन मिश्र। और तबला के लिए समता प्रसाद, मियाँ किशन महाराज कंठे महाराज। और सितार के लिए पंडित रविशंकर, उस्ताद मुश्ताक अली। और लखनऊ घराने के अंदर कौन कौन से आते हैं? वाजिद अली द्वारा। इसके समय में अवध काल स्वर्ण काल कहा गया था, ठीक है। कलाकार कौन कौन से? बिंदादीन यानी कथक, कोदू और पखावज। कथक कौन है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। सितार कौन है? ध्रुव तारा जोशी, गुलाम मोहम्मद। और वीणा कौन बजाता था? अली सारिफ अली खां, ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी में खनिज। उत्तर प्रदेश खनिजों की दृष्टि से संपन्न स्टेट नहीं है। यहाँ पूरे भारत का केवल 3% लाभ खनिज होता है। यूपी खनिज विकसित निगम 1974 में हुआ था, और यूपी पर प्रथम खनिज नीति कब 1998 में लाई गई थी। खनिजों को उद्योग का दर्जा देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी में सबसे ज्यादा खनिज बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। यूपी खनिज विकास निगम के अनुसार यूपी में 12 जिलों में खनिज निकाला जाता है। 12 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी में खनिज मुख्य रूप से बुंदेलखंड में पठारी क्षेत्र में विंध्य पर्वत के आसपास पाए जाते हैं। बक्साइड कहाँ का निकलता है? चंदौली और बांदा में। एल्युमिनियम निकाला जाता है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट कहाँ? सोनभद्र में है, ठीक है। आगे देखेंगे तांबा कहाँ से? ललितपुर के सोनाई क्षेत्र से। सोना कहाँ से निकाला जाता है? गंगा व शारदा नदी के रेत से निकाला जाता है। हीरा कहाँ से निकाला जाता है? बांदा व मिर्जापुर जिलों के जंगलों से निकाला जाता है। और संगमरमर सोनभद्र से, और चूना पत्थर मिर्जापुर व सोनभद्र से, ठीक है। कोयला देखेंगे सोनभद्र व सिंगरौली से। और डोलोमाइट कहाँ से? बांदा सोनभद्र से। और सेलखड़ी हमीरपुर झांसी से। और कांच बालू प्रयागराज चित्रकूट अलीगढ़ से। पाइराइट सोनभद्र से। आगे देखेंगे कि राक फॉस्फेट यूरेनियम लोहा एस कहाँ? ललितपुर से। लॉक्साइड स्टोर्ड मिर्जापुर से। और गेरू बांदा से, ठीक है। यूपी के जलप्रपात देखेंगे कि राजदरी व देवदरी चंदौली में, लखनिया दरी, सिद्धार्थ दरी और कुसिया दरी कहाँ? मिर्जापुर से। और सिरिया दरी भी कहाँ से? मिर्जापुर से, ठीक है। मुखा सोनभद्र से। आगे देखेंगे यूपी की परियोजनाएं, ठीक है। कन्या सुमंगला परियोजना, इसकी योजना शुरुआत कब हुई थी? 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे कि इसमें लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में वृद्धि होती है। इसमें बीपीएल परिवार की लड़कियों को शामिल किया जाता है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है। इसमें कुल 15,000 की राशि दी जाती है, जो कि 6 किस्तों में प्रदान की जाती है। जन्म पर 2,000, पहला टीकाकरण पर 1,000, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने पर 2,000, और छठी क्लास में 2,000, 9वीं में 3,000, और 10वीं 12वीं डिप्लोमा के बाद 5,000, ठीक है। आगे देखेंगे कि बांध नंद बाबा दूध परियोजना, इसकी शुरुआत 6 जून 2023 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाना है, डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध का उचित मूल्य दिलवाना व आने वाली समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है। आगे देखेंगे इस बजट के लिए 1,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। मुख्यमंत्री उद्यमी सीमित योजना 232 करोड़ आवंटित किए गए थे। इसकी शुरुआत 7 जून 2023 को हुई थी।
इसे औद्योगिक विकास नीति के तहत उद्यमियों के रूप में निवेश किए गए हैं। प्रेरित किया जाएगा कि स्टेट का विकास हो सके व रोजगार में उपलब्धि की जा सके। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना देखेंगे, इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2017 को की गई थी। बीपीएल परिवार की लड़कियों को लाभ मिलेगा, जन्म दर पर 50,000 रुपये। ठीक है, आगे देखेंगे, जन्म दर पर 50,000 रुपये, माँ के स्तनपान के लिए 51,000 रुपये। ठीक है, छठी क्लास में 3,000, 8वीं में 5,000, 10वीं में 7,000, 12वीं में 8,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर इसके माता पिता को 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना योजना, इसकी शुरुआत 21 जून 2020 को की गई थी। इसमें 18 से 70 वर्ष के सभी लोग शामिल होंगे। यह 14 सितंबर 2019 के बाद से लागू है। ठीक है, अगर किसान की मृत्यु जो जाए 5 लाख रुपए मिलेगा। अगर 66% अपंग आ जाए, ऐसी स्थिति में 2 लाख पैसे मिलेंगे। वृद्धा योजना, ठीक है, आप जानेंगे थोड़ा वृद्धा योजना के बारे में। वृद्धा पेंशन योजना, इसकी योजना शुरुआत 1994 में की गई थी। 60 वर्ष से अधिक वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा पेंशन में प्रतिवर्ष कुछ धनराशि दी जाती है। इस योजना में 1,000 रुपये 4 मासिक किस्तों में दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा अपना 30वां। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कौशल चिकित्सा योजना, 21 जुलाई 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें राज्य सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी, इन कर्मचारियों पर आश्रित व्यक्ति योजना को लाभान्वित होंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें इन सभी व्यक्तियों की निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे देखेंगे अभ्युदय योजना। कौन सी? अभय युद्ध योजना। इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2021 को हुई थी। इसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जानी है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसमें देखिए, मुख्यमंत्री सूक्ष्म सुपोषण योजना 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, यह योजना पोषण से संबंधित है। इसमें 6 माह 5 वर्ष तक के बच्चों को अच्छा पोषण उपलब्ध कराना जाता है, ताकि ये कुपोषण के लिए शिकार न हो सकें। इसमें 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को एनीमिया रोग से बचाना जाता है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की मिट्टी भावर, तराई, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भोट मिट्टी, राकड़ मिट्टी, पड़वा मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि यूपी में ब्लैक सोल बुंदेलखंड के क्षेत्र पठार पर पाई जाती है। ब्लैक सोइल का ब्लैक रंग मैग्नाइट, आपको ये याद रखना होगा कि मैग्नाइट टेटिफेरस के कारण काली मिट्टी का रंग होता है। काली मिट्टी में सानलिक गुण पाए जाते हैं, इसके कारण इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसमें स्थायी जुताई वाली मिट्टी भी पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा कपास होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यूपी के ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। आगे देखेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे कि लाल मिट्टी का निर्माण विंध्याचल पर्वत पर नीस चट्टानों के टूटने से हुआ है। यूपी में रेड सॉइल बुंदेलखंड पठार या मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, रेड सॉइल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन, ठीक है, किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है मिट्टी का लाल रंग। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, दलहन व तिलहन के लिए जानी जाती है कौन से? मोटे अनाज के लिए कौन सी? लाल मिट्टी। आगे देखेंगे कि भोट मधुआ यानी कि भोटी मिट्टी। ठीक है, भोट मिट्टी का निर्माण विंध्याचल पर्वत के टूटने फूटने से हुआ है। यह यूपी के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। यह मोटे अनाजों के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे पड़वा या फिर परवा मिट्टी। इसमें पड़वा मिट्टी यूपी के हमीरपुर व जालौन जिले में पाई जाती है। यह हल्के लाल रंग की होती है। कैसी? हल्के लाल रंग की होती है। यह तिलहन उत्पादन के लिए फेमस है। माड़ मिट्टी, रागड़ मिट्टी। ठीक है, इस कारण जानेंगे कि माड़ यूपी के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। यह हल्के काले रंग की होती है। इसमें पानी सोखकर चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जानेंगे कि यूपी में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में है। यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। आगे फैक्ट देखेंगे, यूपी का इटावा बीगड़ों के लिए जाना जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा दलहन अप्रदन है। यूपी का पश्चिमी भाग वायु अप्रदन के लिए जाना जाता है। यूपी में मथुरा, आगरा में वायु अप्रदन ज्यादा होती है। अप्रदन को किसानों की मौत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश में कृषि, ठीक है, यूपी की लगभग 78% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यूपी में कुल क्षेत्रफल लगभग 67% कृषि होती है। यूपी की कृषि योग्य भूमि का लगभग 20% एरिया यूपी के पास है। कृषि सबसे क्षेत्र है जहाँ यूपी लोग कार्यरत हैं। ठीक है, क्रियाशील जोत का आकार कितना? 0.73 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में कम जोत 80.18 हेक्टेयर। ठीक है, आगे देखेंगे कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा जोत 19.82 हेक्टेयर। गेहूं के बारे में जानेंगे। गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे, इसको पूछा जाता है
गेहूँ रबी की फसल है। यूपी में 24% क्षेत्रफल गेहूँ होता है। गेहूँ भूमि यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादन स्टेट यूपी में है। आगे देखेंगे, यूपी में गेहूँ तराई, गंगा, यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। क्षेत्र कौन-कौन से? गोरखपुर, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर आदि। चावल, चावल कौन-सी खरीफ फसल है, ठीक है? यूपी में चावल के लिए 18% क्षेत्र है। चावल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एरिया यूपी के पास है। चावल उत्पादन में सेकंड स्थान पर है, ठीक है? फर्स्ट स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। कौन-सा? पश्चिम बंगाल है। यह सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र व गंगा, यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। चावल सबसे ज़्यादा जलोढ़, दोमट मिट्टी में होता है, ठीक है? इसको रेनफॉल की ज़रूरत जो होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। चने की बात करेंगे, यूपी में सबसे ज़्यादा चना होने वाली दलहन फसल है। चना सबसे ज़्यादा यूपी का दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में होता है, ठीक है? इसको बारिश की ज़रूरत की बात करें तो 25 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है? और टेम्परेचर में होता है, और रेनफॉल की बात करें 30 से 35। गेहूँ प्लस चना, मटर प्लस चना, सरसों प्लस चना, ठीक है? ये मोटे अनाजों के अंदर आते हैं, ठीक है? गन्ना देखेंगे, गन्ना एक खरीफ फसल है। यूपी के पास गन्ने का 13% क्षेत्र है। गन्ना उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर यूपी है। यूपी में गन्ना तराई व गंगा के यमुना के दोआब में होता है। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना पश्चिम बंगाल में होता है। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं, गलत सॉरी। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना पश्चिमी क्षेत्र में होता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ वाले एरिया में। इसको टेम्परेचर 20 से 25 टेम्परेचर चाहिए होता है, और 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़ आदि में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? कपास की बात करूँगा, कपास काली मिट्टी में होने वाली फसल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काली मिट्टी यूपी के बुंदेलखंड में है, इसलिए कपास उत्पादन यूपी का बुंदेलखंड अग्रणी क्षेत्र है। जूट की बात करूँगा तो यूपी में सबसे ज़्यादा जूट घाघर, सरयू और तराई क्षेत्र में होता है। अमरूद की बात करूँगा, अमरूद अमरूद सबसे ज़्यादा प्रयागराज में होता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। आंवला की बात करूँगा, आंवला सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है, और संतरा, नींबू, लीची कहाँ पर? सहारनपुर में होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आम। आम की बात करेंगे, यूपी में सबसे ज़्यादा आम लखनऊ में होता है, ठीक है? लखनऊ के आम के नवाब ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। रटोला आम बागपत में, लंगड़ा आम बनारस में, दशहरी आम लखनऊ और सहारनपुर में, ठीक है? ये आम की वैरायटी थी। पहली अफ़ीम फैक्ट्री कहाँ? गाजीपुर में लगी थी। सबसे ज़्यादा अफ़ीम बाराबंकी में। किसान का मील मित्र आलू है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन बुंदेलखंड में, ठीक है? और सबसे कम अवधि वाली फसल कौन सी? मूँग है। यूपी की प्रथम तिलहन फसल कौन सी हो जाएगी? राई व सरसों हो जाएगी। चाय देवरिया, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत में, और गोकुल पुरस्कार दूध उत्पादन के लिए, और टाइपिंग चेंबर केले को चित्रकूट में पकाना, यानी कि प्रयागराज में, ठीक है? आगे देखेंगे, यूपी में प्रमुख प्रमुख योजनाएं कृषि क्षेत्र के लिए। किसान वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है? इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसे प्राप्त ऐसे किसान होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी होगी। इसमें 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अगली देखेंगे योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना, ठीक है? इसमें देखेंगे, इसकी घोषणा 1 फरवरी 2018 को बजट में की गई थी, ठीक है? यह भी किसानों को आर्थिक सहायता देने में संबंधित है। जब यह योजना शुरुआत की गई थी तब लघु व सीमांत किसान के लिए भी थी, लेकिन 21 मई 2019 को यह सभी के लिए लागू कर दी गई। इसमें 2000 रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं, ठीक है? 24 फरवरी 2019 को मोदी जी द्वारा गोरखपुर से हुई थी पहले निधि स्टार्ट। फसल ऋण मोचन योजना 9 जुलाई 2017 को शुरुआत की गई थी। लघु व सीमित किसानों को 1 लाख तक का ऋण माफ करना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत 2009 से 2020 में हुई थी। सॉरी, 2019 से 2020 में हुई थी। आगे देखेंगे, आर्थिक सहायता। लघु व सीमांत किसान 18 से 40 वर्ष के बीच एज के, ठीक है? जिन्हें 300 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में देना। आगे देखेंगे, किसान वही योजना 1992 में, उत्तर प्रदेश किसान बीज निगम 2002 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में, किसान रथ योजना 2010 से 11 में, और चकबंदी योजना 1994 में, ठीक है? आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र देखेंगे 3 भागों में बाँटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मैदानों से निकलने वाली नदियाँ, पठारों से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदी के बारे में जानेंगे, कौन-कौन सी? गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा जिसे काली नदी कहते हैं, सरयू, ताप्ती, हिंडन और गंडक। मैदानों से निकलने वाली नदियाँ, वरुणा, पांडव, ईशान, गोमती। और पठारों से निकलने वाली नदियाँ, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है? जानेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी भागीरथी व अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, मिलने के बाद बनी है। गंगा सबसे पहले हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई यूपी में है। गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25 है। राष्ट्रीय जल जलीय जीव ओंगटिक डॉल्फिन है हमारी, ठीक है? इंडिया में कितनी? 2510, और बांग्लादेश में 15 किलोमीटर बहती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आगे देखेंगे कि 2008 में 2008 में राष्ट्रपति नदी घोषित किया गया था, सॉरी, राष्ट्रीय नदी।
2008 में से गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे यूपी में गंगा नदी पर है। यूपी में गंगा इन शहरों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? बिजनौर से, बुलंदशहर से, कानपुर से, बनारस से, गाजीपुर से, प्रयागराज से, मुजफ्फरनगर से, बलिया से, आदि से। गंगा यूपी में बिजनौर से प्रवेश करके 28 जिलों में बहते हुए बलिया से बाहर निकल जाती है। आगे देखेंगे गंगा नदी के बारे में देखेंगे। रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा उत्तराखंड के पोटी गढ़वाल से दूतातोली से निकलती है। यह यूपी में बिजनौर के कालागढ़ से प्रवेश करती है। यह यूपी के कन्नौज गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे रामगंगा डैम। यूपी में रामगंगा नदी पर यूपी का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, देखेंगे इस नदी में रतवाहिनी नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका 1% सोना भारत में रामगंगा नदी से मिलता है। रामगंगा की सहायक नदी गंगास, अरिल, विनोद, खो है। गोमती नदी की बात करूंगा। गोमती नदी की बात करूंगा, ये यूपी के पीलीभीत में फुलर झील से निकलती है। ठीक है, इसका देखेंगे, यह गंगा में गाजीपुर कैनी में मिल जाती है। लेफ्ट बैंक सहायक नदी के में एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है। शहर कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, लखनऊ, सीतापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि। आगे देखेंगे कि ताप्ती नदी घग्गर की सहायक नदी है। यह घाघरा की बाएं तट पर नदी बहती है। यह नेपाल से निकलती है। घाघरा नदी में यूपी में देवरिया में जाकर मिल जाती है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। आगे देखेंगे शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी की घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यह घाघरा नदी की दाएं तट पर सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में दाएं नंदा देवी के पास से निकलती है। इसी को काली नदी भी कहा जाता है। यह घाघरा के यूपी के बहराइच के पास निकलती है। शारदा नदी उत्तराखंड व नेपाल व यूपी की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि घाघरा नदी यह तिब्बत के मापचांचुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत, नेपाल, बिहार, यूपी में बहती है। यह बिहार के छपरा गंगा में मिल जाती है। गंगा की बाएं तट पर सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखेंगे यमुना नदी। जानेंगे यमुना नदी के बारे में। यह उत्तराखंड में यममोती ग्लेशियर से निकलती है। यह हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व यूपी में बहती है। यह यूपी में हरियाणा और दिल्ली व यूपी की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद कि इसकी कुल लंबाई 1373 किलोमीटर है। यह यूपी में सहारनपुर के फैजाबाद में प्रवेश करती है। यह यूपी में 19 जिलों में बहती है। आगरा, मथुरा, इटावा और कालपी। यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी की यमुना नदी की सहायक नदी है। यह यमुना नदी को इटावा के पास जाकर मिल जाती है। यमुना नदी राइट हैंड की सहायक नदी है। ठीक है, राइट हैंड की सहायक नदी है। और सिंध नदी जानेंगे थोड़ा सिंध नदी के बारे में। सिंधी नदी यह एमपी में निकलती है। यह जालौन के पास जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि बेतवा नदी यह एमपी में मालवा पठार से निकलती है। यूपी के हमीरपुर यमुना से निकलती है। केन नदी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि केन नदी यह एमपी में कैमूर रेंज से निकलती है। यह वांदा यूपी में यमुना से मिल जाती है। सोन नदी के बारे में देखेंगे, यह अमरकंटक से निकलती है तथा पटना में गंगा में मिल जाती है। सोनभद्र इसी के तट पर है। रिहंद सोन की सहायक नदी है। इसे हिंडे नदी कहते हैं। ठीक है, हिंडे नदी के बारे में जानेंगे अब। यह उत्तराखंड सहारनपुर सीमा से निकलती है। यह नोएडा के पास यमुना में मिल जाती है। यह मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि से बहती है। ठीक है, आगे देखेंगे यूपी में पर्यटन स्थल। रमी दरवाजा कहाँ? लखनऊ पे है। रूमी दरवाजा। ताजमहल आगरा में है। वृंदावन और हरिदेवी ब्रिज कहाँ? मथुरा में है। खानगा रसियादिया कहाँ? मैनपुरी में। भगवान वराह मंदिर कहाँ? कासगंज में है। ठीक है, आगे देखेंगे दशावतार मंदिर कहाँ? ललितपुर में है। कबीर निर्माण संत कबीरनगर महर में है। कुंवर नारायण बुद्ध प्रतिमा कहाँ? कुशीनगर में है। लाडली जी मंदिर कहाँ? मथुरा में है। जेके मंदिर कहाँ? कानपुर में है। अंध भाव कहाँ? प्रयागराज में है। गोलाकुंडनाथ मंदिर कहाँ? लखीमपुर खीरी में है। नेमिष अंडे कहाँ पर है? सीतापुर में है। आगे देखेंगे कनक भगवान कहाँ? अयोध्या में है। दीन तीर्थ कहाँ? मेरठ में है। दिगंबर जैन मूर्ति कहाँ? इटावा में है। शुल्क तालाब भतीराम मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। और भारद्वाज श्रम अक्षवट कहाँ? प्रयागराज में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप कहाँ? कुशीनगर में है। शाकंभरी देवी सहारनपुर में है। और झारखंडी देवी हापुड़ में है। झारखंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? हापुड़ में है। और नाथ मंदिर कहाँ? मेरठ में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि व्यास टीला कहाँ? जालौन में है। ओद घाट मंदिर कहाँ पर है? मेरठ में है। और नरसिंह टीला जालौन में है। कलिंजर दुर्ग कहाँ? बांदा में है। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ? मिर्जापुर में। सिवली अकेडमी आजमगढ़ में। और भगुवंज मंदिर कहाँ? बलिया में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। लोंगेश्वर मंदिर कहाँ? बाराबंकी में। राजा लाइब्रेरी कहाँ? रामपुर में है। अश्वाकुल्ला खां मजहर कहाँ? सहारनपुर में है। मुगल घाट कहाँ? फर्रुखाबाद में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि जयसी स्मारक कहाँ? रायबरेली में है। आगरा। और शेख अलीम चिश्ती मकबरा कहाँ? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ? आगरा में है। 84 गुम्बद कहाँ? जालौन में है। लाल दरवाजा भी जालौन में है।
ठीक है। रानी महल और मकरवाई मंदिर कहाँ? रानी महल जो है झांसी में है और मकरवाई मंदिर कहाँ पर? महोबा में है। और सीतामढ़ी गाड़ी कहाँ है? ऊटी में है। रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ? सोनभद्र में है। वैला देवी मंदिर कहाँ? प्रतापगढ़ में है। ठीक है। सीताकुंड कहाँ? सुल्तानपुर में हो जाएगा। चाइना मंदिर कहाँ हो जाएगा? श्रावस्ती में। इमामबाड़ा और छतरपुर मंदिर लखनऊ में हो जाएगा। महर्षि दक्षिची का आश्रम कहाँ? सीतापुर में हो जाएगा। छेमकली मंदिर, पद्मावत सती मंदिर, जयचंद मंदिर और हाजी आसिफ दरगाह कहाँ? कन्नौज में है। सैयद सलार महमूद गाजी की मजार कहाँ? बहराइच में है। ठीक है। आगे देखेंगे कि देहकुंड, रामेश्वर धाम और कपिल मुनि धाम कहाँ? फर्रुखाबाद में है। अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ? बाराबंकी में है। महमूद अशफाक की दरगाह कहाँ? अम्बेडकर नगर में है। और महर्षि दूतावास आश्रम कहाँ? प्रयागराज में है। ठीक है। आगे देखेंगे यज्ञशाला कहाँ? बागपत में है। शनि संतान मंदिर कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में है। देवकली मंदिर कहाँ पर है? औरैया में है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि विक्टोरिया हॉल घंटाघर कहाँ? हरदोई में है। कर्नवालिस की कब्र कहाँ? गाजीपुर में है। और दाऊजी मंदिर कहाँ? मथुरा में है। और रामेश्वर विद्या मंदिर कहाँ? उन्नाव में है। तुलसी घाट कहाँ? बांदा में है। व्रतेश्वर मंदिर कहाँ? बाराबंकी में है। ठीक है। और आगे देखेंगे सलमान शाह मजार कहाँ? बाराबंकी में। भीतरी अभिलेख गाजीपुर। हूणों के लिए जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है। आगे देखेंगे धर्मराजी का स्तूप कहाँ? सारनाथ में, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्राचीन यूपी का इतिहास, मध्यकालीन यूपी का इतिहास। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसे पाषाण काल का, स्टोन पाषाण काल कहा गया है। ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पहले पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि बेलन नदी घाटी, जो कि पूरा पाषाण कालीन उपकरण से मिले हैं, हड्डियों की बनी माता देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है। कहाँ से? लोहदा नगर से। चकिया मिला है। ठीक है। आगे देखेंगे चकिया मिला है। चौपानी मांडव मंदिर, भेड़ बकरी हड्डी साक्ष्य मध्यभंड साक्ष्य मिले हैं। और है मध्य पाषाण काल, जिसे स्थल कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे सराय नारा युद्ध के साक्ष्य 15 सावधान जिनके पैर वेस्ट में थे। महार मिला, पशु स्त्री सावधान मिला है। दमदमा का हमें श्रृंगार के साक्ष्य मिले हैं। सोहागीटा से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो से नरकंकाल मातृ भंडार मिले हैं। ठीक है। और लोक हिरिया से सबसे ज्यादा नरकंकाल मिले हैं। और नवपाषाण काल स्थल की बात करूंगा तो बेलन घाटी की कोल्डी हवा चावल के साक्ष्य मिले हैं। महरगढ़ से पशु के साक्ष्य मिले हैं। पचोह मिला है। लोहार देव से श्रृंगार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। आगे देखने यूपी में ताम्रपाषाण काल स्थल। ठीक है। कौन सा? बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, मेरठ, बांदा और मिर्जापुर। आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, आलमगीरपुर कहाँ? मेरठ। हिंड नदी, रोटी बनाने की चाकी, मृत भांड का साक्ष्य है, कपास का साक्ष्य है। और खोज कौन है? जगदत्त शर्मा है इसके। ठीक है। और बड़गांव कहाँ पर है? बागपत में है। ठीक है। लोहास कहाँ पर? सहारनपुर में है। मानपुरा कहाँ पर? बुलंदशहर में है। केरान मंडी कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में है। सनोली बिजनौर के अंदर है। जो नरकंकाल जिनके हाथों में कड़े मिले हैं। ठीक है। आगे देखेंगे वैदिक काल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, कि सबसे पहले लोहे की खोज उत्तर प्रदेश वैदिक काल में हुई थी। सबसे पहले लोहे के प्रमाण कासगंज के अंतरजी खेड़ा से मिले थे। वैदिक काल में दो बड़े जनपद थे, कौन से? कुरु और पंचाल। कुरु कौन कौन क्षेत्र हो जाएगा? मेरठ, हरियाणा, दिल्ली। और पांचाल में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। रामायण कीचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्षेत्र में। ठीक है। नदी के तट पर बिठूर। वैदिक काल का विस्तार यूपी के गंगा यमुना नदी के दोआब क्षेत्र से हुआ है। आगे देखेंगे यूपी में बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है। ठीक है। महात्मा बौद्ध गौतम बुद्ध को, इनका जन्म 563 ईस्वी में सिद्धार्थनगर में हुआ था। इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाई थी और 1883 में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम महामाया था और रामग्राम में कोकिल वंश से थे। वर्तमान का गोरखपुर जिला कहलाता है। श्रावस्ती सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और मृगुदाम महर्षि प्रथम था। सबसे ज्यादा वर्षकाल कहाँ? श्रावस्ती में इन्होंने बिताए। अंतिम वर्षकाल कुशीनगर में इन्होंने बिताए। ठीक है। और महिला बिचुणी संघ कौन थी? वैशाली थी। ठीक है। आगे जैन धर्म के बारे में जानेंगे। अयोध्या अयोध्या प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म। ठीक है। और सेकंड में तीर्थकर अजीत नाथ जन्म। ठीक है। अयोध्या में। आगे देखेंगे श्रावस्ती में तीसरे तीर्थकर संभवनाथ का जन्म। और चौथे काशी का देखेंगे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी का वाराणसी में राजा थे। ठीक है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के लिए यूपी का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कौशाम्बी है। आगे देखेंगे मूर्तिकला के बारे में। ठीक है। भारतीय मूर्तिकला का सबसे प्रसिद्ध स्थान मथुरा है और इसी कारण मथुरा में भारतीय मूर्तिकला का जन्मस्थल कहा जाता है। मथुरा में कार्तिकेय वराल लक्ष्मी दुर्ग मूर्ति प्राप्त हुई है। शोक मथुरा, यहाँ से कुषाण कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मौर्य काल की बात करूंगा। मौर्य काल की नींव 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख वाराणसी में है, जो 4 सिंह वाले राष्ट्र प्रतीकों से लिया गया है। टोपरा अभिलेख कहाँ? सहारनपुर में है। इन दो अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक की दिल्ली से लाया गया था। मेरठ अभिलेख कहाँ? मेरठ में है। सहगोरा अभिलेख कहाँ? गोरखपुर में है, जो मौर्यकालीन अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अहरेरा अभिलेख कहाँ पर? मिर्जापुर में है। ठीक है। आगे देखेंगे कि कुषाण वंश। ठीक है।
कुषाण वंश की नींव फजुल फडणवीस द्वारा रखी गई थी। इस वंश के राजा विम फडणवीस के शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, जिनका प्रमाण यूपी के मथुरा से मिलता है। इस वंश के राजा कनिष्क ने 1878 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि कुषाण की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। कनिष्क के समय दो मूर्तियां कला शैली थी, इनका विकास हुआ था, गंधार मूर्ति शैली और मथुरा शैली। ठीक है, नोट करेंगे कि मथुरा कला शैली का सबसे ज्यादा विकास कुषाणों के समय हुआ था। गुप्त काल की बात करेंगे, संस्थापक कौन है इसके? श्रीगुप्त है। ठीक है, देखेंगे कि गुप्त का सबसे पहले प्रभाव यूपी की प्रयागराज के कौशाम्बी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। भारत का प्रथम मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि यूपी के ललितपुर में है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भीतरी गांव मंदिर कहाँ? गुप्त काल के समय का है और यह यूपी के कानपुर में है। ठीक है, भीतरी गांव। मंदिर निर्माण कला शैली का विकास गुप्तों के समय से हुआ है। देखेंगे गुप्तकालीन अभिलेख। भीतरी अभिलेख कहाँ? गाजीपुर में है। हुणों के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। कसमदंगा अभिलेख कहाँ? अयोध्या में है। मथुरा अभिलेख मथुरा में है। विसलगढ़ अभिलेख एटा में है। गढ़वाल अभिलेख प्रयागराज के कौशाम्बी में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के बारे में जानेंगे कि संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा कन्नौज के मयोरारी वंश के साथ हुआ था, और ग्रह वर्मा के बारे में जानने के बाद कन्नौज की गद्दी हर्षवर्धन व जराश्री संभाली गई थी, और इसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ठीक है, आगे देखेंगे कि प्राचीन काल में कन्नौज बहुत श्रीमंत क्षेत्र था, इसे ही कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसोंग आया था, जिसकी पुस्तक सी यू की इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि हर्षवर्धन ने 2 बौद्ध सम्मेलन किए थे, कन्नौज प्रयागराज में। ठीक है, आगे देखेंगे कि मध्यकालीन यूपी का इतिहास। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 12वां आक्रमण जो था, यह आक्रमण मथुरा कला वाले क्षेत्र पर हुआ है, और इसे के बाद कन्नौज, जहाँ कन्नौज के राजा राज्यपाल थे। ठीक है, राज्यपाल भाग जाता है और इस बात से नाराज होकर चंदेल शासक विद्याधर चंदेल इसे मार देता है। देखेंगे 14वां आक्रमण बुंदेलखंड पर था, जो राजा विद्याधर चंदेल पर था। विद्याधर चंदेल गजनवी के इस आक्रमण से सफल कर देता है। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत में सबसे पहला आक्रमण किया था, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किनके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और परिणाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। आगे देखेंगे, परिणाम ये था पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। किन किन के बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। परिणाम क्या था? गौरी की जीत हुई थी। इसके बाद यूपी में झांसी, अलीगढ़, मेरठ वाले क्षेत्र पर गौरी का अधिकार हो गया था। 1194 में चंदावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? राजा जयचंद और गौरी के बीच। परिणाम क्या था? गौरी को जीत हुई थी। गौरी ने यह युद्ध जीत लिया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कार्यकाल में जानेंगे कि मामलुक वंश या गुलाम वंश इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, और इल्तुतमिश राजा बनने से पहले यह यूपी के बदायूं का गवर्नर था। तुगलक वंश की बात करेंगे। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और देखेंगे यह मोहम्मद गौरी बिन तुगलक के समय अकाल पड़ा था। इसे स्वर्णदारी से शरण ली थी, जो कि वर्तमान में कन्नौज में संबंधित है। फिरोजशाह तुगलक ने यूपी के 2 शहरों को बसाया है, एक है फिरोजाबाद, एक जौनपुर। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जौनपुर शहर से पूर्व का सिराज कहा जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक की यानी जोना खां की याद से फिरोजशाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर यूपी में, यह जोन खां की याद में फिरोजशाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने पर यूपी का पहला स्थान जौनपुर ही था। ठीक है, यहाँ पर हुसैन शाह सरकी ने सरकी साम्राज्य की नींव रखी थी। मलिक उस्र सागर। ठीक है, देखेंगे जौनपुर मध्यकाल अपने सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के लिए फेमस था। इसे ईरानी का सिराज कहा जाता था। लोधी वंश की नींव बहलोल लोधी ने रखी थी। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। आगरा शहर सिकंदर लोधी के द्वारा 1506 में बसाया गया था। ठीक है, बसाया गया था। इब्राहिम लोधी इस वंश का पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल शासक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। ठीक है, जौनपुर की जामा मस्जिद व जौनपुर का लाल दरवाजा हुसैन शाह सरकी द्वारा बनवाया गया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद व जौनपुर की झांझी मस्जिद इब्राहिम चरखी शाह द्वारा ही बनवाई गई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जामा मस्जिद हौजे संबी या संबी दरगाह कहा जाता है, जो कि बदायूं में स्थित है। तो बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि मुगल काल के बारे में जानेंगे कि मुगल काल की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी, और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था, और जीत इसमें बाबर की हुई थी। और इसके बाद अवध व कन्नौज
कन्नौज पर बाबर का अधिकार हो गया था। शेर खान, इसे शेरशाह सूरी कहते हैं। ठीक है, देखेंगे इसके बाद में कि चौसा का जो युद्ध है शेर खान हुमायूं के बीच में हुई थी, इसमें शेर खान जीता और इसमें शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। कन्नौज का युद्ध जो है शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ था, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और इसे सुंग वंश की स्थापना की थी। अकबर के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, इसमें यूपी के दो थे। ठीक है, महेशदास जिसे बीरबल कहा जाता था, कालपी क्षेत्र दीन इलाही धर्म चलाया था। इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था, जिसे महेशदास कहा जाता था। टोडरमल था जो कि सीतापुर का था। 1580 में टोडरमल के द्वारा आईने दयसाला की शुरुआत की गई थी। अकबर ने 1583 ईस्वी में प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। ठीक है, कर दिया था। देखेंगे कि अकबर का स्थापना, फतेहपुर सीकरी इलाहाबाद का किला, इसने जो है अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, ठीक है, आगरा यूपी में। पंचमहल यह बौद्ध विहार की तरह दिखता है। जोधाबाई वीरबल महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अकबर का मकबरा आगरा का सिकंदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे जहांगीर। जहांगीर के बारे में जानेंगे कि जहांगीर ने आगरा के किले को शाहबुज स्थान पर बनाया, जहाँ जंजीर लगवाई थी। इसी के समय चित्रकला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। शाहजहां की बात करेंगे कि यहाँ राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थित ले गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें मुमताज महल अंजुमा बानो बेगम के लिए ताजमहल बनवाया, जो आगरा में स्थित है। ठीक है, इसी ने आगरा के किले में मोती मस्जिद ए आम दीवाने खास का निर्माण करवाया था और मुगल काल का स्थापत्य कला। ठीक है, इसे देखेंगे कि संभल की जामा मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद और अहमदुल्ला का मकबरा। ठीक है, अहमदुल्ला का मकबरा आगरा और नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था और संभल की जामा मस्जिद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे कि अकबर की सिंहणुता उद्देश्य देखकर जौनपुर के मुल्ला ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। भक्ति आंदोलन से संबंधित यूपी के संत, कौन सा पहला था? कबीर हो जाएगा। कबीर की बात करेंगे। कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु महाराज जो संत कबीरनगर में हुई थी और भाषा थी इनकी सधुकड़ी। ठीक है, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था और शिकार वश में विश्वास किया था, निराकार वृक्ष में विश्वास किया था इन्होंने। ठीक है, आगे देखेंगे वाणी संग्रहालय इनके बीजक इनके द्वारा रची गई है और सिकंदर लोधी के ये समकालीन थे। तुलसीदास की बात करूंगा, इनका जन्म राजपुर बांदा यूपी में हुआ है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस प्रमुख इनके लेखक हैं और महाराणा प्रताप, अकबर समकालीन एक तुलसीदास इनके रहे थे। वल्लभाचार्य की बात करूंगा, अगर वल्लभाचार्य की बात करूंगा तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका कथन था भक्ति ही मोक्ष मार्ग है। शिष्य कौन थे? सूरदास थे। रैदास की बात करूंगा, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और रामानंद के शिष्य थे और रामदासी संप्रदाय बनाया था इन्होंने। ठीक है, आगे देखेंगे कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के समय सिराजुद्दौला व मुगल शाह आलम द्वितीय की अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाले हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने जीत ली थी। बक्सर के युद्ध में दो संधियां हुई थी, जिन्हें इलाहाबाद की संधि भी कहा जाता है। ठीक है, पहली है प्रथम इलाहाबाद संधि, जो 12 अगस्त 1765 में हुई थी और शाह आलम द्वितीय प्लस रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इलाहाबाद दूसरी संधि कहाँ हुई थी? 16 अगस्त 1965 में हुई थी और सिराजुद्दौला क्लाइव के बीच में। अवध की बात करूंगा, अवध सबसे पहले शहादत खान ने नेतृत्व में स्वतंत्र किया था। ठीक है, इसके बाद है शहादत खान को ही बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। एक अवध के नवाब रहे सिराजुद्दौला ने लखनऊ को इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1856 में एथोलॉजी के कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे कि यूपी का आधुनिक इतिहास। ठीक है, यूपी सबसे पहले 1857 में मंगल पांडे ने गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। मंगल पांडे यूपी के बलिया जिले से थे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को ही गदर गदर का प्राथमिक सिपाही कहा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत यूपी के मेरठ से हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 1857 क्रांति का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रही थी और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, खान गफ्फार खान बरेली से, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे झांसी से, लियाकत अली इलाहाबाद से। ठीक है, और तात्या टोपे कहाँ से? कालपी से और अजीमुल्ला फतेहाबाद से। 1857 क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक यूपी से ही थे, इसलिए यूपी को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका है। कांग्रेस के अधिवेशन, यूपी में कुल 9 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। कितने? 9। ठीक है, पहले हुआ था 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई थी। ऐसा अधिवेशन जिसमें किसी अंग्रेजों ने अध्यक्षता की थी। और इसके बाद हुई थी अपनी 1905 में बनारस में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1916 में लखनऊ में हुई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद
1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू के द्वारा और प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसी भारतीय महिला ने की थी। ठीक है। 1899 में लखनऊ में हुआ था और रमेश चंद्र दत्त थे इसके अध्यक्ष। और 1900 किस में 37 से 36 लखनऊ में हुआ था। जे एल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक अध्यक्षता की गई थी। 1946 में मेरठ में हुई थी और जे बी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और यह आज़ादी से पहली अंतिम अधिवेशन व आज़ादी के बाद का पहला अधिवेशन था। कब? 1946 में। 1910 में इलाहाबाद में हुई थी वेड अर्बन के द्वारा। 1992 में इलाहाबाद में हुई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। आगे देखेंगे कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से ही 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे कि राधा स्वामी सत्संग 1961 में आगरा में और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क्योंकि बाद में मुस्लिम लीग विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया था, इसकी स्थापना 1895 में सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में की गई थी। आगे देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन भारतीय शासन का जनक रिपन को कहा जाता है। इसको रिपन को 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है लेकिन यह असफल रहता है। ठीक है। आगे देखेंगे कि इसी की समीक्षा के लिए 1975 में बलवंत राय समिति की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे सबसे ज्यादा इसी समिति के पंचायती राज व्यवस्था की मांग की और यहाँ त्रिपंचायती राज व्यवस्था की होनी चाहिए। त्रिपंचायत कैसे? ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर। ठीक है। आगे देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। 11 अक्टूबर 1959 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी अशोक मेहता समिति 1977 में। इसके अनुसार 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था हुई थी, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर। ठीक है। और अन्य समितियां कौन सी? लक्ष्मीकांत सिंधवी समिति का 1886 में, सगुर समिति 1988 में, गाड़गिल समिति 1988 में। ठीक है। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। किसने कहा? लक्ष्मीकांत ने कहा, सुगन ने कहा और गाड़गिल ने कहा। ठीक है। इसका देखेंगे पंचायतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 आर्टिकल टीपीएसपी में मिलता है। ठीक है। इसका देखेंगे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। इसमें 9 भाग हैं और 11 अनुसूची है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद देखेंगे और विषय कितने 29 है और अनुच्छेद कितने 243 ए से 243 के ओ तक। त्रिस्तरीय पंचायतों की संरचना ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है। आगे देखेंगे तो क्या कहेगा? ग्राम स्तर पर आएगा सरपंच और ब्लॉक स्तर पर आएगा ब्लॉक प्रमुख और जिला स्तर पर आएगा अध्यक्ष। ग्राम सभा के अध्यक्ष गांव के वे सभी लोग जिनका निर्वाचन नामावली से होगा। महिला के लिए आरक्षण 1/3 यानी कि 33% आरक्षित है। आगे देखेंगे SC/ST के अध्यक्ष वो आरक्षण जनसंख्या के आधार पर चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग और वित्तीय सहायता राज्य वित्त आयोग। निर्माण काल 5 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो कार्यकाल 6 माह से ज्यादा बचा तो पुनर्निर्वाचन शेष समय के लिए होगा। ठीक है। इसका देखेंगे कि नगर निकाय 74वें संविधान संशोधन 1992 में अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड तक भाग कितने 9 ये भाग है, अनुसूची कितनी 12 है और विषय कितने इसमें 18 विषय हैं। ठीक है। नगर निकाय की बात करूंगा तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम 50,000 से 1 लाख लोगों पर और 1 से 5 लाख लोगों पर और 5 लाख से अधिक लोगों पर इसको अध्यक्ष कहा जाता है और नगर पालिका में मेयर कहा जाता है और नगर निगम में महापौर कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी के महत्वपूर्ण कवि व उनके जन्म स्थान। मैथिली चंद्रगुप्त का जन्म झांसी में हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली में। राहुल शंकराचार्य का जन्म आजमगढ़ में। कबीरदास का जन्म बनारस में। जयशंकर का जन्म बनारस में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयागराज में। ठीक है। इसका बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सहारनपुर में और मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म रायबरेली में और प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म आजमगढ़ में और वृंदावन लाल वर्मा का जन्म झांसी में और वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ में। ठीक है। आगे देखेंगे कि सुमित्रेंद्र पंत का जन्म उत्तराखंड में और रैदास का जन्म बनारस में। सूरदास का जन्म रुनकता में और विभूषण का जन्म कानपुर में और लल्लू लाल का जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि यूपी के अनेक खेल व जन्म स्थान। ठीक है। मेरठ में और सिया पुनिया एथलेट वो कौन है? एथलेटिक है। अरुण रागी कौन है? एथलेटिक है। रवि कौन है? निशानेबाज है। और सिराज शेख कौन निशानेबाज है? सौरभ चौधरी कौन निशानेबाज है। कानपुर से देखेंगे ज्योति शुक्ल कौन हैंडबॉल है। विषम शुक्ल कौन निशानेबाज हो जाएंगे। गोरखपुर से देखेंगे कमलेश शुक्ल सॉफ्ट टेनिस हो जाएंगे। ठीक है। और रायबरेली से सुधा सिंह हो जाएंगी एथलीट्स हो जाएंगी। मुरादाबाद से सरिता हो जाएंगी हैमर थ्रो हो जाएंगी। ठीक है। चिंता यादव हो जाएंगी एथलीट्स हो जाएंगी। देवरिया मजुला पाठक हैंडबॉल से हो जाएंगी क्योंकि देवरिया से हैं और शिवपाल जेवलिन थ्रो से हो जाएंगी। ठीक है। जो कि कहाँ की है? चंदौली की है। सीमा तोमर निशानेबाज हो जाएंगी जो कि जोहड़ी से हैं। ठीक है। बागपत से देखेंगे लखनऊ से देखेंगे द्वारा से राहुल दुबे हैंडबॉल से हो जाएंगे। इंदु गुप्त हैंडबॉल से हो जाएंगे। विजय गुप्त जूडो से हो जाएंगे। वृंदावन कटारिया हॉकी से हो जाएंगे। अखिल श्रेय निशानेबाज से। संदीप तोमर कुश्ती से हो जाएंगे। अक्षत कुमार रोइंग से हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि उच्च शिक्षा निर्देशालय
विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की स्थापना 1921 में आगरा में हुई है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में गोरखपुर में हुई है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1958 में वाराणसी में हुई है। ठीक है। छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में कानपुर में हुई है। ठीक है। आगे देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में मेरठ में हुई है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1974 में वाराणसी में हुई है। और मैथिली सेनगुप्त विश्वविद्यालय 1975 झांसी में हुई है। ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय 1975 बरेली में हुई है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की स्थापना 1975 फैजाबाद में हुई है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय 1978 में हुई है। ठीक है। कहाँ हुई है? तो ये जौनपुर में हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में लखनऊ में हुई है। ठीक है। और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में निर्माणाधीन है अभी भी। ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में प्रयागराज में। बनारस विश्वविद्यालय ठीक है 1916 में बनारस में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1921 में अलीगढ़ में। और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर 1889 में किस में हुई है? लखनऊ में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे राजीव गांधी नेशनल एजुकेशन 2013 में रायबरेली में। यूपी में चिकित्सा विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय 2002 में लखनऊ में। ठीक है। किसमें? लखनऊ में। और जॉर्ज दत्त विज्ञान विश्वविद्यालय 2004 में लखनऊ में। और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस कहाँ पर? 2004 में लखनऊ में। और चिकित्सा विश्वविद्यालय 2013 में नोएडा में। और पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय की बात करेंगे अब। ठीक है। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय गो अनुसंधान संस्थान कहाँ 2001 में मथुरा में। और पशु चिकित्सक अनुसंधान स्थापना 1983 में इज्जतनगर जो कि बरेली के अंदर पड़ता है। ठीक है। इसको देखेंगे, इसको दोबारा से देखेंगे। इज्जतनगर कहाँ पर? बरेली हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि यूपी की पत्र व पत्रिकाएं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदन मातन था जो 1826 में छपा था कोलकाता से। और जुगल कुमार किशोर इसके संस्थापक थे। ठीक है। यूपी का पहला हिंदी समाचार पत्र। ठीक है। बनारस अखबार 1845 में बनारस द्वारा। और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद इसके जो है वो थे संस्थापक। आगे देखेंगे यूपी का पहला उर्दू समाचार पत्र आगरा से प्रकाशित हुआ था और सरदल अखबार द्वारा और 1846 में। और सी कैफे इसके संस्थापक थे। तत्वबोधि पत्र बरेली से हुई थी प्रकाशित और 1865 में। और गुलाब शंकर थे संस्थापक। ठीक है। हिंदुस्तान समाचार पत्र अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कल्याण पत्रिका गोरखपुर से गीता प्रेस के द्वारा। आगे देखेंगे इसमें कि बाला बोधनी सबसे पहले यूपी में महिलाओं के बारे में इसी पत्रिका में लिखा गया था। कवि वचन सुधा और हरिचंद मासिक पत्रिका भारतेंद्र हरिचंद द्वारा काशी से प्रकाशित हुई थी। महत पत्र कानपुर से प्रकाशित हुई थी नारायण मिश्र के द्वारा। ठीक है। आनंद कादम्बरी मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी मेघन के द्वारा, प्रेमधन के द्वारा। इंदु देखेंगे कि बनारस से प्रकाशित हुई थी अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा। हंस प्रकाशित हुई थी बनारस से प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद के द्वारा। प्रताप प्रकाशित हुई थी कानपुर से प्रकाशित हुई थी गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। आगे देखेंगे कौसामी आवाज बस्ती। ठीक है। और बुद्ध प्रकाश आगरा से। और मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा। सुधा हुई थी लखनऊ से। प्रजा हितैषी कौन थी? पंडित लक्ष्मण सिंह से हुई थी। आज हुई थी शिव प्रसाद गुप्त से हुई थी। ठीक है। आगे देखेंगे कि यूपी के नगरों तथा जनपदों के उपनाम। ठीक है। सहारनपुर का उपनाम नकाशी नगर। चित्रकूट जो है बनवास नगर मंचाल। ठीक है। आगे देखेंगे मुजफ्फरनगर सराहवट नगर। फतेहपुर रणभूमि। रामपुर नवाबों का शहर चाकुओं का शहर। प्रतापगढ़ आंवला नगरी बेला भाभी नगर राजाओं द्वारा गढ़। ठीक है। आगे देखेंगे मुरादाबाद पीतल नगरी बर्तनों का शहर। कौशाम्बी आदि नगरी। पीलीभीत छोटा पंजाब। ठीक है। देवरिया देवरान देवपुरिया। शाहजहाँपुर जो है कालीन उद्योग के लिए शाहजहाँपुर। आप देखेंगे आजमगढ़ कैफी आजिम नगर के लिए। लखीमपुर खीरी लखीमपुर। और मऊ जो है मऊ भंजन के लिए। सीतापुर जो है नैमी शरण के लिए। बलिया जो है बागी जिला। ठीक है। आगे देखेंगे लखनऊ जो है नवाबों का शहर बागों का शहर आमों का नगर नजफत शहर। ठीक है। प्रयागराज की बात करूंगा तो संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थ राज अमरुद नगरी। और अमरोहा देखूंगा ज्योतिबा फूले नगर। ठीक है। बिजनौर देखूंगा कटहर के लिए। मेरठ क्रांति और कैंची के लिए। अयोध्या जो है ईश्वर नगर साकेत धाम रामनगर और राम जन्मभूमि। बागपत जो है टाइगर्स की भूमि के लिए। ठीक है। गाजियाबाद जो है छोटा दिल्ली उद्योग नगरी के लिए। सुल्तानपुर जो है कुशपुरा के लिए। मथुरा जो है कृष्ण नगरी पेड़ा नगरी पंडोर का नगर। बहराइच जो है शहद मसूर गाजी और ऋषि भूमि के लिए। बुंदेलखंड आहाड़ के लिए। श्रावस्ती सहित महित नगर। अलीगढ़ जो है तारा नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे देखूंगा बलरामपुर देवापीठन शक्तिपीठ के लिए। हरदोई जो है हरिओद नगर के लिए। जौनपुर जो है सिराज हिंद के लिए। उन्नाव जो है चंद्रशेखर आजाद नगर के लिए। गाजीपुर जो है काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। ठीक है। इसके बाद देखूंगा
कि बदायूं जो है निजामुद्दीन औलिया के नगर के लिए, चंदौली धान का कटोरा, ठीक है, कन्नौज इत्र नगरी खुशबू का शहर, ठीक है। आगे देखूंगा कि वाराणसी जो है विश्वनाथ नगरी मुक्ति नगर घाटों का नगर, अमेठी जो छत्रपति साहू जी महाराज नगर, भदोही जो है संत कबीरदास कालीन सिटी के लिए, इटावा जो है चंबल नगर के लिए, सोनभद्र जो है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए, औरैया जो है दी लैंड ऑफ डाई सिटी के लिए, कासगंज जो है काशी राम नगर के लिए, कानपुर देहात जो है रामाबाई नगर के लिए, हाथरस जो है महामाया नगर के लिए, गोंडा जो है जयप्रकाश नगर के लिए, ठीक है। ये तो सब देख लेना आप। चलो मैं देख ही देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं। महाराजगंज कासपत के लिए, बाराबंकी पूर्वांचल प्रदेश, गोरखपुर गोरखधाम नगर नाथ नगरी, बरेली जो बांस बरेली सुरमा, कुशीनगर महापरिनिर्वाण के लिए, कानपुर नगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर उद्योग चर्म उद्योग कहा जाता है इसको, ठीक है। मिर्जापुर में महात्रिकोण नगर रामेश्वर, जालौन में पंचनदा, शामली में परबुद्ध नगर, झांसी में बुंदेलों की नगरी, हापुड़ में पंचशील नगर, मिनी जलियावाला बाग, कहाँ मिनी जलियावाला बाग, ललितपुर में देवगढ़ है, संभल में भीमनगर है, ठीक है। आगे देखूंगा कि हमीरपुर में जोजा मुक्ति है, एटा में सुकर क्षेत्र वराहा है, महो में महो मत्सफ है, फर्रुखाबाद में पंचाल नगर हो जाएगा, और बांदा में बुंदेलखंड हो जाएगा, अंबेडकर नगर में शिपयार्ड करित नगर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद, आगरा में लेदर सामान, हाथ से बने पत्थर का मार्बल व चीजें, अलीगढ़ से ताले हार्डवेयर, आजमगढ़ से काले मिट्टी के बर्तन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अमेठी से मंजू से बने सामान, अयोध्या से गुड़, अंबेडकर नगर से कपड़ा, अमरोहा से रेडीमेड सामान, औरैया से घी, बरेली से गोल्ड स्मिथ बम्बो प्रोडक्ट इनकी जरी जरदोसी, बहराइच से हैंडीक्राफ्ट एंड फूड प्रोसेसिंग, बागपत से होम फिनिशिंग। आगे देखेंगे कि बदायूं से जरी जरदोसी, भदोही से कालीन, बांदा से सफर सजर, ठीक है, स्टोन क्राफ्ट, बलरामपुर से दालों की, बिजनौर से लकड़ी से बना सामान, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बाराबंकी से कपड़ा और बुलंदशहर से चीनी मिट्टी के बर्तन, चंदौली से जरी जरदोसी, चित्रकूट से क्या हो जाएगा लकड़ी के खिलौने, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि फारुखाबाद से क्या मिलता है, बेसेट आयरन फैब्रिकेशन जरी जरदोसी, देवरिया से सजावट का सामान, रेडीमेड गारमेंट्स कढ़ाई सिलाई, फतेहपुर से चादर, इटावा से वस्त्र सिलाई व वस्त्र कढ़ाई, एटा से क्या मिलता है, एटा से क्या मिलता है, घड़ी घूगर पीतल, फिरोजाबाद से कांच से बने उत्पादन चूड़ियाँ, गौतम बुद्ध नगर से रेडीमेड गारमेंट, और गाजीपुर से जूट से बनी हैंगिंग, ठीक है। आगे देखेंगे गाजियाबाद से इलेक्ट्रॉनिक सामान, हापुड़ से घर का फर्नीचर, और हरदोई से हैंडलूम मिलता है, गोंडा से खाद्य प्रसंस्करण दाल मक्का मिलती है, हाथरस से हींग मिलती है, हाथरस से क्या मिलती है, हींग मिलती है, गोरखपुर से क्या मिलता है हमें, टेराकोट मिलता है, जौनपुर से ऊनी कालीन जिसे दरी कहते हैं, और झांसी से सॉफ्ट टॉय मिलते हैं हमें, ठीक है। आगे देखेंगे हमीरपुर से जूते मिलते हैं, ठीक है, जूते, और लखीमपुर खीरी से जनजातीय उत्पाद का गुड़ मिलता है, और कुशीनगर से केले से बने उत्पाद केला फाइबर, कौशाम्बी से केला मिलता है, ठीक है। इसका देखेंगे कानपुर देहात से एल्यूमिनियम प्लास्टिक के बर्तन, कानपुर नगर से चमड़ा, कन्नौज से इत्र मिलता है, लखनऊ से चिकनकारी व जरदोसी मिलती है, ठीक है, मेरठ से खेल का सामान मिलता है, ठीक है। इसका देखेंगे महाराजगंज से फर्नीचर मिलता है, प्रयागराज से मूंज उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग मिलता है, मुरादाबाद से धातु शिल्प पीतल मिलती है, मैनपुरी से जरी जरदोसी मिलती है, महोबा से गोरा पत्थर मिलता है, मिर्जापुर से कालीन मिलती है, मऊ से वस्त्र उद्योग मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे पीलीभीत से बांसुरी व क्राफ्ट मिलता है, मुजफ्फरनगर से गुड़ मिलता है, मथुरा से ठाकुर जी पोशाक, कंठमाला और सैनिटरी मूर्तियाँ मिलती हैं। आगे देखेंगे कि संत कबीरनगर से होजरी, प्रतापगढ़ से आंवला, और रायबरेली से कंठकोष्ठ, और शाहजहाँपुर से जरीदोसी, श्रावस्ती से जनजातीय सिल्क फर्नीचर, और सहारनपुर से लकड़ी व नक्काशी, और रामपुर से जरी जरदोसी और मेथा, ठीक है। इसका देखेंगे शामली से लोह कला, ठीक है, सिद्धार्थनगर से काला नमक व चावल, ठीक है, संभल से हस्तशिल्प सिंग मिलती है, सीतापुर से दरी मिलती है, ठीक है, सोनभद्र से कालीन मिलती है, उन्नाव से जरी जरदोसी चर्म मिलता है, और बनारस से बनारसी साड़ी मिलती है, सुल्तानपुर से मूंज उड़द स्टील व आयरन के फैब्रिकेशन मिलते हैं, बस्ती से फूड क्राफ्ट मिलता है, और कासगंज से जरदोसी मिलती है, ठीक है। साथियों लगभग हमने यूपी की जो यूपी स्पेशल जो जितने भी टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो साथियों वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।